ली कुआनवेई ने डू होंगयिंग को जमीन पर पागलों की तरह रोते देखा और उसके दिल में एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई। हाँ, आज की घटनाएं उसी ने रची थीं। डू वेईवेई से शादी करने का उसका अनुरोध डू होंगयिंग का असली चेहरा उजागर करने की एक चाल मात्र थी। लेकिन डू होंगयिंग ने जिद करके इसे मानने से इनकार कर दिया, जब तक कि उसे खुद इतने सालों पुराना राज नहीं बताना पड़ा। बचपन से ही माँ का प्यार न मिलने, ठंडी निगाहों और उपेक्षाओं को सहने के कारण ली कुआनवेई का मन काफी समय पहले ही विकृत हो चुका था। अपनी जन्मदात्री माँ डू होंगयिंग के प्रति उसके मन में सिर्फ नाराजगी और नफरत थी। अगर उसने उसे जन्म दिया था तो उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वेन लिजुन द्वारा पीटे जा रहे डू होंगयिंग को जरा भी दर्द नहीं हुआ। वह बस डू वेईवेई को घूरती रही, उसकी आंखें अपराधबोध और दिल के दर्द से भरी थीं। डू वेईवेई का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर बेचैनी से लड़खड़ा रहा था। जिस क्षण डू होंगयिंग ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि वह उसकी माँ है, उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून पीछे की ओर दौड़ गया हो। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई और उसका पूरा शरीर मानो किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। अगर वह डू होंगयिंग की बेटी थी तो डू होंगयिंग ने प्रिया को भगा दिया था, उसे दूर भेज दिया था और बाद में प्रिया की जगह उसे डू परिवार में भेजने की साजिश रची थी। अगर ऐसा था तो उसने प्रिया की जगह 23 साल ऐशो आराम और पारिवारिक स्नेह का आनंद लिया था। ये सब उसकी वजह से ही था कि प्रिया 20 साल से ज्यादा समय तक अपने परिवार से अलग रही। ये सब उसकी और डू होंगयिंग की गलती थी। डू वेईवेई इस पल किसी की नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह नाली में फंसी हुई चूहे जैसी हो, जिसके पास छिपने की कोई जगह न हो। वह एक पापी थी। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं सबसे ज्यादा क्या चाहती थी? उसे पता भी नहीं था कि डू वेईवेई की आंखों में आंसू आ गए। डू होंगयिंग की तरफ देखते हुए उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। क्यों? तुमने मुझे पापी क्यों बनाया? अनजाने में उसके साथ छल किया गया था। प्रिया की जगह इतने सालों तक खुशी से जी रही थी। वह एक चोर थी जो प्रिया का हक चुरा रही थी। वेईवेई मेरी बेटी, रो मत, माँ बस तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। वो डू होंगयिंग फूट फूट कर रो रही थी, उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं। ये सब उस समय उनकी वजह से था। उन्होंने मुझे तुम्हारे पिता से अलग होने के लिए मजबूर किया था। ये सब उनकी वजह से था। अगर वे न होते तो हमारा 3 लोगों का परिवार अभी साथ रहकर कितना खुश होता। डू वेईवेई ने बार बार अपना सिर हिलाया, डू होंगयिंग को समझने में पूरी तरह से असमर्थ। वेन लिजुन ने हाथ बढ़ाया, डू होंगयिंग के बाल पकड़े और उसे 2 थप्पड़ मारे। उसकी आंखें लाल हो गईं। डू होंगयिंग, तुम न सिर्फ निर्दयी हो बल्कि बेवकूफ़ भी हो। वो कमीना जोओ लिन एक जासूस था। उसने जानबूझकर तुम्हारे पास आकर हमारे जोओ परिवार से संपर्क किया था ताकि सैन्य राज चुरा सके। तुम मूर्ख हो, तुम बड़ी बेवकूफ़ हो। अगर हमने तुम्हें उससे नाता तोड़ने के लिए मजबूर न किया होता तो तुम्हें उसके साथ सैन्य अदालत भेज दिया जाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी भोली न सिर्फ उसे भूल नहीं पाओगी बल्कि हमसे छिपकर उसके बच्चे को जन्म भी दोगी। मैं, वेन लिजुन, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से कैसे धोखा खा सकती थी? बाल खींचे जाने से डू होंगयिंग के सिर में झुनझुनी हुई और वेन लिजुन की बातें सुनकर वह बड़ी बड़ी अविश्वास भरी आंखों से देखने लगी। तुमने क्या कहा? तुम्हारी सबसे बड़ी भाभी ने जो कहा वह सच है। डू जियांगुओ ने कई बार जोर से खांसी, अपनी छाती पकड़ ली। उसे डू यानलिन और डू यानशु ने सहारा दिया। इस समय डू होंगयिंग को देखते हुए उसकी आंखें दुख से भर गईं। हमारा डू परिवार कई पीढ़ियों से किसानी करता रहा है। मैं तुम्हें जोओ लिन से सिर्फ इसलिए अलग होने के लिए कैसे मजबूर कर सकता हूं क्योंकि उसका परिवार गरीब था। उसने जानबूझकर तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ डेटिंग की, गलत इरादों से तुम्हारा, हमारे डू परिवार का इस्तेमाल करने के लिए। हमने तुम्हें उस समय ये बात साफ तौर पर नहीं बताई थी क्योंकि जोओ लिन एक बड़े नेटवर्क में शामिल था और कुछ मामलों पर खुलकर बात नहीं की जा सकती थी। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम उसके बच्चे की माँ बनोगी। बाद में जब तुमने देहात जाने का सुझाव दिया तो क्या वह चुपके से उस बच्चे को जन्म देने के लिए था? जोओ लिन एक जासूस थी। वह सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके पास गया था। इस खुलासे से डू होंगयिंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उस समय उसे बस यही लग रहा था कि उसका पूरा परिवार उसके खिलाफ है, कोई भी उसका और जोओ लिन का साथ नहीं दे रहा और सब उसे जोओ लिन से नाता तोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। उस समय डू होंगयिंग जोओ लिन से बेइंतहा प्यार करती थी। बाद में अपने पूरे परिवार के दबाव में और इस डर से कि डू परिवार जोओ लिन को नुकसान पहुंचाएगा, उसने अनिच्छा से उससे नाता तोड़ लिया। हालांकि जोओ लिन से नाता तोड़ने के कुछ समय बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। उस समय डू होंगयिंग जोओ लिन से सुलह करना चाहती थी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एक पूरा परिवार पाने की उम्मीद कर रही थी।
लेकिन जब वह झो लिन को ढूंढने गई तो उसे उसके परिवार से पता चला कि उसे हत्या के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और उसे पहले ही गोली मारकर मार डाला जा चुका है। उस समय डू होंगवेंग के पास बस निराशा और डर ही बचा था। उसे शक था कि डू परिवार ने झो लिन के खिलाफ काम किया है, क्योंकि झो लिन हत्या कर ही नहीं सकता। वह कितना अच्छा इंसान था, उसे जरूर फंसाया गया होगा। उस समय डू होंगवेंग के मन में डू परिवार के प्रति आक्रोश पनप रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि झो लिन के वंश का एक निशान छोड़ने के लिए उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करनी होगी। हालांकि जैसे जैसे उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दिन ब दिन बड़ा होता गया, उसकी गर्भावस्था को छिपाना मुश्किल होता गया। इसलिए डू होंगवेंग ने अपने परिवार को शिक्षित युवकों के साथ ग्रामीण इलाकों के विकास में मदद करने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए राजी किया। उसने आधे साल से ज़्यादा समय ग्रामीण इलाकों में बिताया और चुपके से एक बेटी को जन्म दिया। ग्रामीण इलाकों में जीवन आसान नहीं था। एक 18 या 19 साल की लड़की के लिए अकेले बेटी का पालन पोषण करना तो दूर की बात थी। अपने परिवार द्वारा भेजे गए पैसे और टिकट के बावजूद डू होंगवेंग ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। इसलिए जब उसकी बेटी 1 महीने की हो गई तो उसने शहर लौटने के लिए आवेदन किया और अपनी बेटी को बीजिंग वापस ले आई। उस समय उसने अपनी बेटी को बाहर एक दंपत्ति के पास छोड़ दिया और उन्हें उसका पालन पोषण करने का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन बाहरी लोगों द्वारा उसकी बच्ची का पालन पोषण करने में उसे कैसे सहजता महसूस हो सकती थी। अपनी बेटी को रोज न देख पाने के कारण उसे हर पल ये चिंता सताती रहती थी कि कोई उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करेगा। इसलिए उसने योजना बनानी शुरू कर दी। जब वेन लिजुन ने प्रिया को जन्म दिया तो डू होंगवेंग को हर बार प्रिया को देखकर विशेष रूप से ईर्ष्या होती थी, जो इतने धन्य परिवार में पैदा हुई थी। उसकी सबसे बड़ी भाभी के पास एक सामंजस्यपूर्ण परिवार, एक प्यार करने वाला पति पत्नी और कई बच्चे क्यों थे, जबकि उसकी बेटी को खुद के लिए छोड़ दिया गया था। उसके दिल में एक गहरी इच्छा पनपी और उसने चुपके से प्रिया पर अपने दुष्ट पंजे बढ़ा दिए। प्रिया उस समय केवल कुछ महीने की थी। डू होंगवेंग ने डू परिवार में भारी अराजकता का फायदा उठाकर चुपके से प्रिया को ले लिया। आखिरकार वह उसकी अपनी भतीजी थी, इसलिए डू होंगवेंग के पास उसके साथ ज्यादा क्रूरता करने का दिल नहीं था। उसने पैसे और टिकट लंगोट में डाल दिए और किसी को प्रिया को दूर भेजने की व्यवस्था की। उसे उम्मीद थी कि प्रिया को कोई उठा लेगा और गोद ले लेगा और इस जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। जब तक डू परिवार को पता चला कि प्रिया गायब है और लोगों को हर जगह खोजने के लिए भेजा, तब तक वह कैसे मिल सकती थी। वेन लिजुन उस दौरान अपनी बेटी को खोने के गम में डूबी रही, रोती रही जब तक कि उनकी आंखें लगभग अंधी नहीं हो गईं। उसी समय डू होंगवेंग ने उन्हें एक बेटी गोद लेने का सुझाव दिया। जी हाँ, ये बच्ची आज की डू वेईवेई थी। उस समय डू होंगवेंग वेन लिजुन को एक बच्ची चुनने के लिए अनाथालय ले गईं। उन्होंने जानबूझकर डू वेईवेई को प्रिया जैसा दिखने के लिए कपड़े पहनाए। दोनों बच्चे पहले से ही चचेरे भाई बहन थे, उम्र में बस कुछ ही महीनों का अंतर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें कुछ समानताएं थीं। इतने सारे बच्चों के बीच वेन लिजुन को इस छोटी बच्ची से तुरंत प्यार हो गया, जो उसकी अपनी बेटी जैसी दिखती थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? डू होंगवेंग अपना सिर हिलाती रही, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। आहलिन मुझसे बहुत प्यार करता है, वह उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वह बड़बड़ाती रही, यह मानने से इनकार करते हुए कि उसके दिल में गहरे स्नेही प्रेमी ने उसकी भावनाओं को धोखा दिया था। डू होंगवेंग, खुद को धोखा देना बंद करो। जिस आदमी से तुमने प्यार किया वह एक जासूस है, एक ठग है। वेन लिजुन ने अपने सामने अस्त व्यस्त महिला को देखा, उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी थी। सिर्फ ऐसे झूठे की वजह से तुमने तियान तियान और मुझे 20 साल से अलग कर दिया। कितना हास्यास्पद है, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। डू होंगवेंग। उद्धरण चिन्ह। डू जेंगटिंग ने डू होंगवेंग को ठंडी नज़रों से देखा। डू जियांगुओ ने ठंडे स्वर में कहा, आज से डू परिवार में डू होंगवेंग नाम की कोई बेटी नहीं होगी। डू होंगवेंग को डू परिवार से निकाल दो। पिताजी। डू होंगवेंग का शरीर कांप उठा। वह गिड़गिड़ाना चाहती थी पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। वेन लिजुन उसे आक्रोश से घूर रही थी, मानो उसे जिंदा ही नोचकर खा जाना चाहती हो। डू यानलिन और डू यानशु दोनों भाई अब उसे घृणा भरी आंखों से देख रहे थे। उसके दूसरे भाई और भाभी बहुत हैरान लग रहे थे। डू होंगवेंग को देखते हुए उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। तियान तियान और चरण। डू होंगवेंग अपनी भतीजी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपनी भतीजी के पति चरण के बारे में डू होंगवेंग को लगा कि उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे कोई जानवर छिपा है। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल वह उस पर झपट पड़ेगा और उसकी गर्दन काट देगा। डू होंगवेंग का दिल कांप उठा और उसने अपनी नज़र ली क्वानवेई पर घुमाई। ली क्वानवेई शांति से रूमाल से अपने सिर से खून पोंछ रहा था। लीबिन स्थिर खड़ा था, उसका सिर हमेशा झुका रहता था, जिससे उसके चेहरे के भाव देखना असंभव हो जाता था। अंत में डू होंगवेंग की निगाह डू वेईवेई पर टिक गई।
उसके चेहरे के भाव प्रेमपूर्ण और कोमल हो गए। वेई वेई, माँ ने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन माँ जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं वह तुम हो। क्या तुम माँ को माफ कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डू वेई वेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डू होंगवेंग से यह ठंडे स्वर में कहने के बाद उसने सभी को प्रणाम किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं गलत हूँ, मैं दोषी हूँ। दादाजी, माँ और पिताजी, भाई, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से है कि तियान तियान इतने सालों तक अपने परिवार से अलग रही। चाहे कुछ भी हो, डू वेई वेई जानती थी कि परिवार में सबके साथ उसका रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। नहीं, वेई वेई, तुमने क्या गलत किया है? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी भूल है। मेरी बेटी को मत छुओ। उसकी बातें सुनते ही डू होंगवेंग के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी और वह जल्दी से बोली। डू जियांगुओ ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और अपनी नज़रें डू झेंगटिंग और वेन लिजुन पर घुमा दी। झेंगटिंग, ली जून, तुम दोनों फैसला करो। दंपति ने डू वेई वेई को 20 साल से ज्यादा समय तक पाला था, इसलिए उन्हें बोलने का अधिकार था। वेन लिजुन और डू झेंगटिंग ने डू वेई वेई को देखा। डू वेई वेई अभी भी झुकी हुई थी, उसके आंसू मोतियों की टूटी माला की तरह जमीन पर गिर रहे थे। डू झेंगटिंग ने वेन लिजुन की तरफ देखा, वह आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, उस समय वेई वेई अभी भी लंगोट में लिपटी एक बच्ची थी। ये सब डू होंगवेंग की करतूत थी। हम तुम्हें दोष नहीं देते, लेकिन अब से तुम हमारे परिवार के बच्चे नहीं हो। अब से तुम जहां चाहो जा सकते हो। डू वेई वेई 20 साल से ज्यादा समय से तियान तियान के जीवन में छाई हुई थी। डू झेंगटिंग और वेन लिजुन भले ही उससे नफरत न करते हों, लेकिन उनके मन में उसके प्रति नाराजगी थी। उसे देखकर उन्हें तियान तियान ने जो दुख और तकलीफ झेली थी, उसकी याद आ जाती। इसलिए डू वेई वेई अब डू परिवार में नहीं रह सकता था। डू झेंगटिंग के शब्द सुनकर डू वेई वेई का शरीर कांप उठा। उसने एक गहरी सांस ली और सीधी खड़ी हो गई। उसने आदरपूर्वक डू झेंगटिंग और वेन लिजुन के सामने घुटने टेके और 3 बार प्रणाम किया। पिताजी, माँ, मुझे पालने में आपकी दयालुता समुद्र जितनी गहरी है। वेई वेई इसे इस जीवन में कभी नहीं भूलेगा। इस जीवन में आपके चरणों में अपना पुत्रवत कर्तव्य पूरा करने का मेरा कोई भाग्य नहीं है, लेकिन वेई वेई अगले जन्म में केवल इस दयालुता का बदला चुकाने की आशा करता है। डू झेंगटिंग और वेन लिजुन दोनों ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और कुछ नहीं कहा। भले ही डू वेई वेई ने कुछ गलत किया हो या नहीं, वह लाभार्थी थी। वेन लिजुन और डू झेंगटिंग उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। ये देखकर कि दोनों चुप हैं, डू वेई वेई जमीन से उठा और तियान तियान के पास चला गया। इस समय तियान तियान को चरण द्वारा सहारा दिया जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिसमें दिल टूटने का भाव था। डू वेई वेई ने उसकी ओर देखा, उसकी सूजी हुई आंखें माफी से भरी थीं। मुझे माफ करना तियान तियान, इतने सालों तक मैंने तुम्हारा जीवन हड़प लिया और वो घर छीन लिया जो तुम्हारा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज भर्रा गई। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मैं तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, सब तुम्हें लौटा दूंगी। तियान तियान ने अपना मुंह खोला, उसकी नज़र डू वेई वेई पर बहुत जटिल थी। शुरुआत में जब वह पहली बार अपने माता पिता से मिली और उन्हें पता चला कि उन्होंने एक और बेटी गोद ले ली है, तो तियान तियान को थोड़ा दुख और क्षति महसूस हुई। लेकिन डू वेई वेई उसके प्रति दयालु थे और वह इतने सालों तक डू परिवार में वेन लिजुन और डू झेंगटिंग के साथ रही थी। वेन लिजुन के सबसे कष्टदायक दौर में डू वेई वेई ने ही उसे जीने में सहारा दिया। डू वेई वेई के साथ कुछ दिन बिताने के बाद उनके रिश्ते में काफ़ी सामंजस्य आ गया और उसने डू वेई वेई को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया। हालांकि वह अपनी सगी बहनों की तरह नहीं थी, फिर भी वह उसे एक दोस्त की तरह मानती थी। लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि पिछले 22 सालों के उसके जीवन की जगह डू वेई वेई ने ले ली है। तियान तियान के मन में डू होंगवेंग के लिए नफरत और डू वेई वेई के लिए नाराजगी थी। इसलिए वह माँ बेटी डू होंगवेंग और डू वेई वेई को आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। क्या तुम उसे वापस कर सकती हो? तियान तियान ने बदले में साफ साफ पूछा। डू वेई वेई का दिल बैठ गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, अगर तियान तियान अपने परिवार से मिल भी गई तो उन शुरुआती 20 सालों का क्या? वो जिंदगी के बेहद अहम साल होते हैं जिनकी भरपाई नामुमकिन है। वो जानती थी कि डू परिवार में कोई भी उसे और डू होंगवेंग को माफ नहीं करेगा और वो इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वो डू परिवार का कर्ज चुकाने या उसकी भरपाई करने की बात भी नहीं कर सकती थी। वो बस यही कर सकती थी, ये घर छोड़ दे। माफी मांगने के बाद वो जाने को तैयार हो गई। उसने लिविंग रूम में परिवार के हर सदस्य को गौर से देखा। उसकी रूह कांप उठी जब उसकी नज़र एक पल के लिए किसी एक आकृति पर टिकी। उसने नज़रें हटा लीं, सबको चुपचाप प्रणाम किया और फिर जाने के लिए मुड़ी। वेई वेई, वेई वेई। डू होंगवेंग ने डू वेई वेई को जाते देखा और उसका पीछा करने की कोशिश करते हुए संघर्ष किया। हालांकि वो अभी भी पहरेदारों की गिरफ्त में थी और छूट नहीं पा रही थी।
डू जियांगुओ बोला, उसे जाने दो और उसे बाहर निकलने को कहो। आज से वह मेरी बेटी नहीं रही। द्वारपालों को आदेश दे दो कि अगर वह फिर कभी आए तो उसे अंदर न आने दें। ये सुनते ही डू होंगयिंग को पकड़े हुए दोनों पहरेदारों ने उसे छोड़ दिया। डू होंगयिंग, मानो पागल हो, जमीन से रेंगती हुई उठी और डू वेई वेई का नाम पुकारते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर आए। वेई वेई, वेई वेई। डू होंगयिंग के जाने के बाद बैठक में सन्नाटा छा गया। पिताजी, बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे कुछ काम है जिसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। ली बिन आगे बढ़े, उनके चेहरे पर गंभीर और गंभीर भाव थे। उनकी आवाज़ सुनते ही सभी ने ऊपर देखा। अभी अभी हुए बड़े हंगामे के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने अनजाने में उन्हें अनदेखा कर दिया हो। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ली बिन को अपनी उपस्थिति का एहसास बहुत कम था। क्या बात है? डू जियांगुओ अपनी पिछली भावनाओं से उबर नहीं पाए थे। थकान से भरे चेहरे के साथ बोले, मैं होंगयिंग से तलाक लेना चाहता हूँ। ली बिन ने सीधे कहा, जैसा कि आपने अभी देखा, उसने इतने सालों में एक माँ के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है, न ही वह एक योग्य पत्नी रही है। हम साथ नहीं रह सकते। ली क्वानवेई ने कई बार उनके चेहरे की ओर देखा, अपना सिर ढक लिया और कुछ नहीं कहा। डू होंगयिंग का अब हमारे डू परिवार से कोई संबंध नहीं है। अगर आप उसे तलाक देना चाहते हैं तो आपको हमारी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। डू जियांगुओ ने गहरी आवाज़ में कहा, ली बिन, अपनी बेटी की सही परवरिश न करना मेरी ही गलती थी। इतने सालों तक तुमने बहुत कुछ सहा है। ली बिन की आंखें लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा मत कहो, अगर डू परिवार का साथ और सुरक्षा न होती तो हमारा ली परिवार अब तक बीजिंग में हड्डी हड्डी तक कुतर दिया गया होता। डू जियांगुओ ने सिर हिलाया और आह भरी, आगे कुछ नहीं कहा। ली बिन, ली क्वानवेई को लेकर सबका अभिवादन किया और फिर उठकर चले गए। दूसरे चाचा दू झेंगहुई और दूसरी चाची तांग चुनयान भी अपने बेटे और बेटी को लेकर पहले चले गए। आज जो हुआ उसे समझने के लिए सभी को समय चाहिए था। आंखों में आंसू लिए वेन लिजुन प्रिया के पास गई और उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तियान तियान, तियान तियान, मेरी बेटी, तुम्हारी जिंदगी इतनी दुखद क्यों है? उसके आंसू गिरते रहे और प्रिया के दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हुई। वह जल्दी से उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी। माँ, वेन लिजुन ने उसे कसकर गले लगा लिया और बेकाबू होकर रोने लगी। मुझे लगा कि हमारे परिवार के दुश्मन ने ही तुम्हें अगवा किया है। हम इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे और उसने एक शब्द भी नहीं बताया। डू होंगयिंग, उसका दिल सचमुच बहुत क्रूर है। प्रिया का दिल भी मानो रूई से भरा हुआ था, जिससे वह बेहद असहज हो गई। इसकी कल्पना कौन कर सकता था? एक बुआ ने अपनी भतीजी को सचमुच नुकसान पहुंचाया था। हाँ, अगर ली क्वानवेई ने उसका पर्दाफाश न किया होता तो हम अब भी अंधेरे में होते। डू यानशु गुस्से से भर गया। उसने अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया और हमने उसकी बेटी को इतने सालों तक पाला है। उसने कई पाप किए हैं और अब उसे उसकी सज़ा मिल रही है। डू यानलिन ने कहा, अब उसे सबने त्याग दिए जाने और लौटने के लिए कोई घर न होने का दर्द सहना पड़ रहा होगा। उसका मायका उससे बेहद नफरत करता था, उसका पति उसे तलाक देना चाहता था और उसका बेटा उससे नाराज़ था। अब डू होंगयिंग सचमुच एक गतिरोध पर पहुंच गई थी, लेकिन कोई भी उस पर दया नहीं करता था, क्योंकि यह सब उसका हकदार था। डू जियांगुओ को अपनी बेटी की सही परवरिश न कर पाने का गहरा सदमा लगा, जिससे डू परिवार पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी। उसे अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी असामान्यता देखकर डू झेंगटिंग का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। डू जियांगुओ की आंखें कसकर बंद थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह पहले ही बेहोश हो चुका था। पिताजी बेहोश हो गए, जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल भेजो। बैठक कक्ष में मौजूद लोग तुरंत घबरा गए। डू यानशु ने डू जियांगुओ को अपनी पीठ पर उठाया और जल्दी से बाहर भागा। बाकी लोग, जिनमें चरण और प्रिया भी शामिल थे, पीछे पीछे चल पड़े। बूढ़े गुरु की उम्र इतनी ज्यादा थी कि अत्यधिक क्रोध से बेहोश होना बहुत खतरनाक था। सभी के चेहरों पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जल्द ही सभी लोग कार में सवार होकर डू जियांगुओ को सैन्य अस्पताल ले गए। उपस्थित चिकित्सक झाओ झुओ ने बूढ़े गुरु की पूरी शारीरिक जांच करने के बाद जल्दी से एक उपचार योजना तैयार की। व्यवस्था करने के बाद वह बाहर आए और सभी से कहा, बूढ़े गुरु बहुत नाराज थे, उनके जिगर की आग बहुत ज्यादा है और अचानक गुस्से के कारण उनका रक्तचाप थोड़ा बढ़ गया है। अब समय पर दवा लेने के अलावा उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और शांत रहने की भी जरूरत है। डू झेंगटिंग ने तुरंत जवाब दिया और डॉक्टर झाओ को विदा करने के बाद सभी नर्स के पीछे वार्ड में चले गए। इस समय डू जियांगुओ बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें कसकर बंद करके गहरी नींद में। सभी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। जैसे जैसे साल खत्म हो रहा था, डू परिवार में ऐसा तमाशा होने की कौन उम्मीद कर सकता था। ... डू वेई डू परिवार से बाहर भागी और उसके दूर जाने से पहले ही डू होंगयिंग ने उसे पकड़ लिया। उसने हाथ बढ़ाकर डू वेई का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा मात्र प्रेम से भरा हुआ था।
वे तुम्हें भगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी माँ अभी भी है, तुम्हारी माँ अभी भी है, माँ अब से तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसने हाथ बढ़ाकर डू वेई को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन डू वेई ने उसे सीधे धक्का दे दिया। डू होंगवेंग एक कदम पीछे हट गई, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वेई, तुम मेरे पीछे मत आना। डू वेई कुछ कदम पीछे हट गई, डू होंगवेंग से काफी दूरी बनाए रखते हुए। उसने ठंडी नजरों से डू होंगवेंग को देखा। मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगी, डू होंगवेंग, मैं तुम्हें कभी अपनी माँ नहीं मानूंगी। नहीं बेटी, वेई, तुम ऐसी नहीं हो सकती। माँ सबको माफ करती हैं, पर मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तुम माँ को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वेई। डू होंगवेंग ने अपनी बेटी की आंखों में अलगाव और नाराजगी देखी, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी और डू वेई पर चिल्लाई, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी सच्ची परवाह करती हूँ। क्या सच में? डू वेई ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना अच्छा है? फिर तुमने मुझसे पूछा, क्या मैं यही चाहती थी? डू होंगवेंग, अपने भले के लिए का बहाना बनाकर दूसरों को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं किसी और की जिंदगी चुराने के बजाय जिंदगी भर एक नाजायज संतान बनकर रहना पसंद करती। उसके शब्दों ने डू होंगवेंग को स्तब्ध कर दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, लेकिन माँ ऐसा नहीं कर सकती थी, माँ नहीं चाहती थी कि बचपन से ही तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, एक नाजायज संतान का जीवन आसान नहीं होता। वेई, माँ चाहती थी कि तुम एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार में पले बढ़े। अब तुमको देखो, बड़े भाई और बड़ी भाभी ने तुम्हें कितनी अच्छी तरह पाला है, बचपन से ही सब तुम्हें प्यार करते रहे हैं और माँ अब भी तुम्हें अक्सर देख पाती हैं और खुलकर तुम्हारी देखभाल करती हैं। डू वेई के चेहरे पर थकान के भाव दिखाई दिए, उसने डू होंगवेंग के जुनून की इतनी गहरी उम्मीद नहीं की थी। उसने जिद की कि दूसरों को भी अपने भले के लिए सहना पड़ेगा, जिसकी बात उसने कही थी। तो क्या तुम मेरी इस हालत को देख रहे हो? इस नीच चोर ने अपना असली रूप दिखा दिया है। मेरे पूज्य पिता, मेरी प्यारी माँ, मेरे भाई जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, अब वे सब मेरे नहीं रहे। अगर मुझे चुनने का हक होता तो मैं इस दुनिया में आती ही नहीं। डू वेई डू होंगवेंग पर चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसकी आवाज में शिकायत और आक्रोश दोनों थे। सबसे जरूरी बात, तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे कामों ने कितने लोगों को ठेस पहुंचाई है। तुमने अपने ही बड़े भाई, बड़ी भाभी और भतीजी को नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम्हें जरा भी अपराधबोध नहीं होता? हाँ, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। डू होंगवेंग ने डू वेई को घूरा, ये तीखे, चुभने वाले शब्द उसकी अपनी सगी बेटी ने कहे थे। उसे बस ऐसा लगा जैसे उसके सीने में एक बड़ा सा छेद कर दिया गया हो और वो खोखला हो गया हो। तुम्हें कोई दोष नहीं है, पर मुझे है। डू होंगवेंग, तुम्हें नहीं पता, जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अनजाने में इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई है, तो मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे सुधार करूं, और तुम पश्चाताप करने से इनकार कर रहे हो। डू वेई ने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आए आंसू पोंछते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब मेरे पीछे मत आना, वरना मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा और तुम देख लोगे। डू वेई मुड़ी और तेजी से भाग गई, उसकी आकृति जल्द ही भीड़ में गायब हो गई। डू होंगवेंग सड़क पर खड़ी थी, कड़कड़ाती ठंडी हवा महसूस कर रही थी, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने अपनी बेटी के लिए पूरे दिल से रास्ता बनाया था, उसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने के हर मुमकिन तरीके खोजे थे, तो उसकी बेटी ने न सिर्फ उसे शुक्रिया अदा किया, बल्कि उसे दोषी भी ठहराया। उसने खुद को कसकर गले लगाया, जमीन पर उकड़ूं बैठी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पीछे जाने की हिम्मत नहीं की, डर था कि डू वेई इसकी वजह से कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे। वेई, तुम समझ जाओगी, माँ जो कुछ भी करती है वो तुम्हारे लिए ही है। उसने खुद से बुदबुदाया। डू होंगवेंग, अचानक उसके पीछे से एक आदमी की आवाज आई। बिना मुड़े डू होंगवेंग समझ गई कि यह ली बिन है। सुविधानुसार शादी के बावजूद वह 20 साल से ज्यादा समय से इस आदमी के साथ थी। ली बिन आगे बढ़ा और डू होंगवेंग के सामने खड़ा हो गया, उसे नीचे देखते हुए। चलो तलाक ले लेते हैं, उसने कहा। हे, डू होंगवेंग जमीन से उठी और अपने आंसू पोंछे। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में व्यंग्य की एक झलक उभरी। ली बिन, तुम शायद इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे, है ना? ली बिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह ऊपर चहल पहल भरी सड़क की ओर देख रहा था। उनकी सांसों की सफेदी तेजी से हवा में फैल गई और आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर रहे थे। तुम्हारा बहुत बुरा हुआ, 20 साल से ज्यादा समय तक मुझसे शादी करके शुरू से आखिर तक हमेशा अनिच्छुक और नाराज रही। हाँ, तुम पूरी तरह से बदमाश हो, सच में धैर्यवान। मैंने कितनी भी मुसीबतें खड़ी की, तुमने हमेशा उसे सहन किया। डू होंगवेंग का लहजा व्यंग्य से भरा था। डू परिवार का इस्तेमाल करके अपने ली परिवार के लिए रास्ता बनाना, और अब जब तुम देख रहे हो कि मेरा कोई उपयोग नहीं है, तो तुम मुझे किनारे करना चाहते हो।
ली बिन, हमारी शादी आपसी ज़रूरतों के अलावा और कुछ नहीं थी। मैंने सोचा था कि बेटा होने के बाद तुम मेरे साथ घर बसा लोगी और अच्छी ज़िंदगी जियोगी, लेकिन पता चला कि मैं बहुत नासमझ थी। ली बिन के चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। होंगयिंग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों का सच्चा साथ तुम्हारे दिल में किसी जासूस या ठग से कम अहमियत रखेगा। क्या हम तलाक नहीं ले रहे? बस तलाक? तुम मेरे सामने इतना प्यार जताने का नाटक क्यों कर रही हो? डू होंगयिंग ने ठहाका लगाया। ली बिन के चेहरे के भाव सामान्य हो गए और वह हंसते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे जैसा इंसान किसी की ईमानदारी का हकदार नहीं है। डू होंगयिंग, तुम्हारा ऐसा अंत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डू होंगयिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। ये सब कुछ क्या तुम्हारी ही साजिश थी? उसने ली बिन को घूरा, उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। क्या साजिश है? तुमने बीज बोए हैं और तुम कड़वे फल के हकदार हो। ली बिन ने उसकी तरफ देखा। डू होंगयिंग, तुम आखिरकार सब कुछ खो दोगी। ये कहकर वह चला गया। डू होंगयिंग उसकी पीछे हटती पीठ को देखती रही। उसका चेहरा विकृत हो गया था, लगातार गालियां दे रही थी। कितने भयंकर गालियां! उसके पीछे से एक आवाज आई जिसमें मनोरंजन का रंग था। डू होंगयिंग का शरीर अकड़ गया। उसने तुरंत पलटकर देखा तो ली क्वानवेई माथे पर पट्टी बांधे हुए था। ली क्वानवेई ने उस पल उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। क्वानवेई, उसे देखकर डू होंगयिंग का दिल बेवजह घबराहट से भर गया। तुम्हारे सिर की चोट गंभीर नहीं है ना? माँ उस समय बस बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा दी। क्वानवेई, क्या तुम माँ को माफ कर सकती हो? डू होंगयिंग इस बेटे को सबसे अच्छी तरह समझता था। माँ के प्यार की थोड़ी सी गर्माहट ही उसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाने के लिए काफ़ी थी। उसे अब डू परिवार से निकाल दिया गया था और ली बिन भी उसे तलाक दे रहा था। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसके साथ खड़ा हो। माफ़ कर दून, ली क्वानवेई ने उपहास किया और आगे बढ़ गया। उसने डू होंगयिंग को गौर से देखा और फुसफुसाया, माँ, तुम कहती हो अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने वाला कोई ढूंढ लूँ जिससे तुम रोज़ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहो और तुम्हारे खाने पीने और शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँ? ली क्वानवेई, तुम्हारा दिल इतना द्वेषपूर्ण क्यों है? मैं तुम्हारी जन्मदात्री माँ हूँ। डू होंगयिंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह बार बार पीछे हट गई। उसे सचमुच डर लग रहा था कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर देगा। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हो सकती। उसकी आंखों में डर देखकर ली क्वानवेई के चेहरे पर फिर से भाव आ गए। डू होंगयिंग, तुम सच में घटिया हो। उस पर चिल्लाने के बाद ली क्वानवेई खिलखिलाकर हंसी और वहां से चली गई। डू होंगयिंग को एहसास हुआ कि वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है और वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके फेफड़े फटने लगे। कमीना। ... अगले 2 दिनों तक वेन लिजुन और बाकी लोग डू जियांगुओ की देखभाल के लिए अस्पताल और घर के बीच दौड़ते रहे। उस दिन डू परिवार से भाग जाने के बाद डू वेईवेई इन 2 दिनों में एक बार डू परिवार के पास लौटी, सिर्फ अपने घर के पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए। उसने डू परिवार से कुछ नहीं लिया, सिर्फ अपना पहचान पत्र। वह अब वयस्क हो गई थी और उसकी नौकरी अध्यापन की थी, इसलिए उसे अपना गुजारा करने की कोई चिंता नहीं थी। डू होंगयिंग 2 बार डू परिवार के पास मुसीबत खड़ी करने आई थी, लेकिन कोई उससे मिलने को तैयार नहीं था और गार्ड ने उसे अंदर नहीं आने दिया। वह बस बेचैनी से देखती रही। डू परिवार के बिना और ली बिन के तलाक के बाद डू होंगयिंग अब बेघर हो गई थी। शायद यह उसका बदकिस्मत साल था। जब वह अपना सूटकेस और बटुआ लेकर सड़क पर होटल ढूंढ रही थी, तभी एक बदमाश ने उसका बटुआ लूट लिया। इस समय डू होंगयिंग के पास पैसे नहीं थे और उसका पहचान पत्र भी खो गया था। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसने कहा कि वे जल्द से जल्द इस मामले को संभाल लेंगे। विस्तृत जानकारी दर्ज करने के बाद उन्होंने उसे एक अस्थायी पहचान पत्र बनवाने में मदद की और फिर डू होंगयिंग को जाने दिया। डू होंगयिंग पैसे के बिना अपना सूटकेस खींचती हुई सड़क पर चल रही थी और खुद को दुखी महसूस कर रही थी। उसने जीवन का अधिकांश समय समृद्धि का आनंद लिया था, तो बुढ़ापे में उसका ये हश्र क्यों हुआ? सड़क किनारे बैठकर रोते हुए किसी राहगीर ने उस पर कुछ सिक्के फेंके। शायद उन्होंने उसे सड़क पर भीख मांगती कोई भिखारी समझ लिया था। लेकिन अब वह बेघर थी, कोई उसकी देखभाल नहीं करता था और उसकी हालत भी एक भिखारी से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। डू होंगयिंग की दयनीय हालत डू परिवार के कानों तक पहुंची, लेकिन सभी उदासीन रहे। यहाँ तक कि डू जियांगुओ ने भी सिर हिलाकर कहा, यह उसकी अपनी करतूत है, उस पर ध्यान मत दो और भविष्य में उसके ठिकाने पर विशेष ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेन लिजुन और डू झेंगटिंग के मन में डू होंगयिंग के लिए गहरी नफरत थी और उसे बेघर होते देखकर उन्हें राहत मिली। वेन लिजुन पहले से ही थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी और पिछले कुछ दिनों से डू जियांगुओ की देखभाल में व्यस्त होने के कारण वह भी बीमार पड़ गई।
तियान तियान और चारण उसके बिस्तर के पास खड़े रहे, उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की। सभी जानते थे कि वेन लिजुन की बीमारी डू होंगवेंग के कारण थी। सौभाग्य से अपनी जैविक बेटी तियान तियान और अपने दामाद चरण के साथ वेन लिजुन की सेहत में सुधार हुआ और उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। जो कुछ हुआ था वह बीती बात हो गई, अब उन्हें आगे देखना था और एक अच्छा जीवन जीना था। 12वें चंद्र मास के 27वें दिन चरण और वेन लिजुन तियान तियान के साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल गए। अल्ट्रासाउंड कक्ष में तियान तियान जांच बिस्तर पर लेटी हुई थी और डॉक्टर ने जांच करते हुए चरण और वेन लिजुन को समझाया, बच्चा 13 हफ्ते का है और उसका विकास अच्छी तरह हो रहा है। देखो, ये रहे बच्चे के छोटे छोटे हाथ और पैर और ये रहा उसका सिर। अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें देखकर चरण बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह पहली बार किसी बच्चे को उसकी मां के गर्भ में देख रहा था। बच्चे के नन्हे नन्हे हाथ पैर देखकर वह बच्चे के जन्म के लिए और भी उत्सुक हो गया। वेन लिजुन भी कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर द्वारा जांच पूरी करने के बाद चरण ने जल्दी और सावधानी से प्रिया के पेट से कपलंग एजेंट पहुंचा, उसके कपड़े ठीक करने में मदद की और उसे बैठने में मदद की। आछू, सर्दी का तापमान बहुत कम था और थोड़ी देर पेट खुला रहने के बाद प्रिया को थोड़ी ठंड लग रही थी। चरण ने जल्दी से उसके सूती कोट के बटन लगाने और दुपट्टा ओढ़ने में उसकी मदद की। वेन लिजुन ने बगल से देखा और चुपके से सिर हिलाया। चरण की प्रिया की देखभाल वाकई बहुत सावधानी से की गई थी। समूह जांच पर्ची लेकर प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ के कार्यालय गया और निदेशक द्वारा पर्ची देखने के बाद उसने चरण और प्रिया की ओर देखा। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और मां का शरीर भी ठीक है, कोई असहज लक्षण नहीं है। आप अगले चेकअप के लिए 5 महीने तक इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर को धन्यवाद देने के बाद चरण और बाकी लोग अस्पताल से चले गए। चरण, तियान तियान, नया साल बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। चलो, माँ आज तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाएंगी। समूह कार में बैठ गया और वेन लिजुन ने चरण और प्रिया को देखकर मुस्कुराते हुए सुझाव दिया कि वे डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी करने चलें। चरण और प्रिया ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके आने के बाद से उन्हें बीजिंग घूमने का अच्छा मौका नहीं मिला था। चूंकि वेन लिजुन का मूड आखिरकार ठीक हो गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ जाने को तैयार थे। वेन लिजुन ने ड्राइवर को बीजिंग के सबसे बड़े यूलोंग डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर चलने का निर्देश दिया। यूलोंग डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचकर समूह कार से उतरा और अंदर चला गया। अंगरक्षक भी ज्यादा पीछे नहीं थे और सतर्कता से उनके आसपास का निरीक्षण कर रहे थे। यूलोंग डिपार्टमेंटल स्टोर में दाखिल होते ही चरण की आंखें चमक उठीं। यूलोंग डिपार्टमेंट स्टोर बीजिंग के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इसकी कुल 7 मंजिलें थीं, जिनमें से 5 सामान प्रदर्शित करने के लिए थीं। यूलोंग डिपार्टमेंट स्टोर में सामान बड़े करीने से व्यवस्थित था और उसका वर्गीकरण भी स्पष्ट और समृद्ध था। डेली केमिकल सेक्शन, ताज़ा खाने का सेक्शन, कपड़ों का सेक्शन, जूतों और बैग का सेक्शन, घरेलू उपकरणों का सेक्शन और रसोई के बर्तनों का सेक्शन अलग अलग मंजिल पर बंटा हुआ था। नए साल से पहले के कुछ दिन थे और डिपार्टमेंटल स्टोर लोगों के आने जाने से भरा हुआ था। चरण, वेन लिजुन और प्रिया के साथ साथ सामान देख रहे थे। जैसे ही समूह डेली केमिकल सेक्शन से गुजरा, वेन लिजुन ने काउंटर पर रखे उत्पादों की ओर इशारा किया और चरण को उनका परिचय कराया। चरण, देखो, उस काउंटर पर रखे उत्पाद तुम्हारे येरेन डेली केमिकल के हैं। मेरे द्वारा पहले भेजे और बेचे गए सामान ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है और येरेन डेली केमिकल के उत्पादों को कुछ पहचान भी मिली है। यूलोंग डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक बहुत तेज तर्रार है, उसने यहाँ तक सामान भेजने का इंतजाम किया है। देखो, उसकी बिक्री कीमत तुम्हारे स्थानीय बिक्री मूल्य से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चरण ने देखा कि काउंटर पर मुस्कुराती हुई सेल्स असिस्टेंट 2 ग्राहकों को देख रही थी। लगता है हमें बीजिंग में भी बाजार का विस्तार करने का कोई मौका ढूंढना होगा। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैं भी यहाँ बीजिंग में एक शाखा कारखाना खोलने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन माँ, आप जानती हैं कि तियान तियान और मैं जियांग सिटी में रहते हैं, इसलिए अगर हम एक शाखा कारखाना खोलते हैं तो मुझे डर है कि हमारे पास यहाँ इसे संभालने का समय नहीं होगा। अगर आप एक शाखा कारखाना खोलने की योजना बना रहे हैं तो मेरे पास एक विचार है। वेन लिजुन मुस्कुराया और बोला, चरण, तियान तियान, आप दोनों जानते हैं कि बीजिंग में मेरा मायका व्यवसाय में है और मैंने भी थोड़ा निवेश किया है और मुझे व्यवसाय का अनुभव है। अगर आप यहाँ बीजिंग में येरेन डेली केमिकल के लिए एक शाखा कारखाना खोलना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं निवेश करूंगा। इस तरह मैं आपके कुछ वित्तीय दबाव को कम करने में मदद कर सकता हूं और शाखा कारखाने की देखरेख में भी वैध रूप से आपकी मदद कर सकता हूं। ये बहुत अच्छा होगा। चरण बहुत खुश हुआ। वह बीजिंग से अपरिचित था और यहाँ जड़ें जमाना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी सास की मदद और डू परिवार के सहयोग से बीजिंग में एक शाखा कारखाना खोलना 2 गुना प्रभावी होगा। इसके अलावा चरण के पास शाखा फैक्ट्री चलाने के लिए न तो ऊर्जा थी और न ही समय।
अगर कोई उसे संभालने में मदद कर सके तो उसे बहुत खुशी होगी। वेन लिजुन प्रिया से हर तरह से प्यार करता था ताकि वह उसकी बेटी और दामाद को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा चरण अपनी पत्नी के परिवार को पैसे कमाने में मदद करके भी खुश था। तो चलो वापस आकर सहयोग की बात करते हैं। फिलहाल चलो शॉपिंग करते हैं। वेन लिजुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। हुक करने के लिए आगे बढ़ा, प्रिया की बांह पकड़ी और चरण से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया। समूह ने यूलोंग डिपार्टमेंटल स्टोर का चक्कर लगाया और कई चीजें खरीदी। वेन लिजुन ने चरण और प्रिया के लिए कई नए कपड़े और नए जूते खरीदे। छुट्टी के लिए आवश्यक विभिन्न नए साल का सामान भी था, जिसमें सभी प्रकार के भोजन और दैनिक आवश्यकताएं शामिल थीं। सौभाग्य से उनके साथ कई अंगरक्षक थे, इसलिए कोई बैग ले जाने में मदद कर सकता था। जब तक वे घर लौटे ठीक दोपहर हो गई थी। लिविंग रूम में डू जियांगुओ किसी के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा था। चरण और अन्य लोग पास आए और परिचित चेहरे देखे। ये डू जियांगुओ का छोटा भाई डू जियानजुन और उसका भतीजा डू जेंगपेंग था। दूसरे दादा पेंग शू, आप यहाँ हैं। चरण और प्रिया ने प्रवेश किया और जल्दी से उनका अभिवादन किया। डू जियानजुन ने खिलखिलाकर कहा, चरण, मैंने सुना है कि तुम और तियान तियान बीजिंग आए थे, इसलिए मैं जियाओपेंग को तुमसे मिलने लाया हूँ। दूसरे दादाजी, आप बहुत दयालु हैं। चरण ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। चरण, ग्रेट वॉल फिल्म एंड ऑडियो ने अभी अभी तुम्हारे हिस्से की एक बड़ी रकम तुम्हें ट्रांसफर की है। जब भी समय मिले इसे जरूर देखना। बगल में बैठे डू जेंगपेंग ने भी जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पेंग शू, जब समय मिलेगा मैं बैंक जाकर देख लूंगा। मैं चरण से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो। डू जियानजुन ने कुछ असंतुष्ट भाव से डू जेंगपेंग पर बड़बड़ाया, फिर चरण की ओर प्रसन्न भाव से देखा। चरण, तुम्हारे पास कब समय है? हम दोनों फिर से एंटीक मार्केट चलें। चरण ने उसकी आंख मारते हुए भाव देखे और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मैं कभी भी फ्री हूँ, ये तुम पर निर्भर करता है बुजुर्ग। तो अब चलें। डू जियानजुन खुशी से झूम उठा और जल्दी से चरण को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, जाने के लिए तैयार। खांसी खांसी। मुख्य सीट पर बैठे डू जियानगुओ ने जल्दी से 2 बार खांसी और डू जियानजुन को घूरा, इतनी जल्दी में हो क्या? दोपहर हो चुकी है, कम से कम जाने से पहले दोपहर का खाना तो खा लो, है ना? वह जानता था कि डू जियानजुन क्या योजना बना रहा है। वह बस चाहता था कि चरण उसे चीज़ों का मूल्यांकन करने और सस्ते दाम ढूंढने में मदद करे। डू जियानजुन को हाल ही में कई अच्छी चीज़ें पसंद आई थीं, लेकिन वह आसानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। वह उन्हें गलत समझने से डरता था। तुम सही कह रहे हो, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं और खाना खत्म होने के बाद चले जाएंगे। डू जियानजुन ने हंसते हुए कहा। सभी लोग एक साथ भोजन कक्ष में गए और खाना खाने बैठ गए। नए साल के दौरान डू जेंगटिंग और डू यानशु अपेक्षाकृत व्यस्त थे और दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आए। डू यानलिन आज ऑन कॉल डॉक्टर थे और वे भी दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आए। केवल डू जियांगुओ, डू जियानजुन, डू जेंगपेंग, वेन लिजुन, चरण और प्रिया ने एक साथ खाना खाया। डू जियानजुन और डू जेंगपेंग को डू जियांगुओ से हाल की घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने खाने की मेज पर उन अप्रिय विषयों को नहीं उठाया। सभी ने सौहार्दपूर्ण और खुशी से दोपहर का भोजन समाप्त किया और पिता और पुत्र डू जियानजुन और डू जेंगपेंग ने जानबूझकर चरण का अपहरण किया। जाने से पहले चरण ने प्रिया को निर्देश दिया, पत्नी, मैं दूसरे दादा और पेंगशू के साथ टहलने जा रहा हूँ। तुम घर पर आराम करो और अगर तुम ऊब जाओ तो माँ के साथ बातें करो। चिंता मत करो। प्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। दूसरे अंकल, आप दोनों बाप बेटे मेरे दामाद को जल्दी वापस भेज दीजिए। वेन लिजुन ने कुछ असंतुष्ट भाव से कहा। वह आज दोपहर चरण के साथ एक फैक्ट्री खोलने की बात करने वाली थी, लेकिन ये दोनों उसे उससे छीनने के लिए यहाँ आने पर अड़े रहे। समझ गया। डू जियानजुन ने उदासीनता से हाथ हिलाया और जल्दी से चरण को खींचकर ले गया। प्राचीन वस्तुओं का बाजार। चरण को यहाँ आए हुए आधा साल बीत चुका था। साल का अंत हो रहा था और प्राचीन वस्तुओं का बाजार और भी ज्यादा गुलजार था। सड़क के दोनों ओर रेडी पटरी वाले लगभग पूरी तरह से छाए हुए थे। चरण डू जियानजुन और डू जेंगपेंग के साथ साथ चल रहा था। उनकी नज़रें दुकानों पर टिकी थीं और वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। चरण, बाद में तुम्हें उन खजानों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में मेरी मदद करनी होगी। अगर वे असली हैं तो मैं सब खरीद लूंगा। डू जियानजुन चरण के पास झुककर फुसफुसाया। ठीक है। चरण ने सिर हिलाया। अचानक उसकी नज़र एक खास दुकान पर पड़ी जो 2 सेकंड तक वहीं रही। क्या वहाँ अच्छी चीज़ें हैं? डू जियानजुन चरण के हाव भाव पर नज़र रखे हुए था। उसे इस तरह देखते हुए उसने जल्दी से फुसफुसाकर सवाल पूछा। चलो दूसरे दादा पेंगशू, चलो देखते हैं। चरण डू जियानजुन और डू जेंगपेंग को देखकर मुस्कुराया।
अच्छा। डू जियानजुन का उत्साह बढ़ा और वह और डू झेंगपेंग चरण के पीछे पीछे स्टॉल की ओर चल पड़े। चरण ने छोटी सी स्टॉल में इधर उधर देखने का नाटक किया, कुछ चुन चुनकर खरीदा और आखिरकार 2-3 चीजें खरीद लीं। गोमेद मोतियों की एक माला, एक प्राचीन बाल आभूषण और एक पतली गर्दन वाला नीला सफेद फूलदान। कुल मिलाकर 2500 युआन की कीमत थी। विक्रेता के पास से कुछ दूर जाने पर डू जियानजुन ने जल्दी से मार्गदर्शन मांगा। चरण, इन 3 चीजों में जरूर कोई खजाना होगा, मुझे इसके बारे में बताओ। चरण मुस्कुराया, प्राचीन बाल आभूषण निकाला और उसे डू जियानजुन को देते हुए कहा, ये किंग राजवंश की महारानी शियाओ शिंगजियान द्वारा पहना जाने वाला एक बाल आभूषण है। इसकी कारीगरी उत्कृष्ट है और इसकी कीमत काफी है। डू जियानजुन ने जल्दी से उसे लिया, ध्यान से देखा और सहमति में सिर हिलाया। ये चीज नाजुक लग रही है, लेकिन मैं इसकी उत्पत्ति नहीं बता सकता। चरण, तुम्हारी नज़र वाकई अच्छी है और तुम बहुत कुछ जानते हो। उसने चरण को अंगूठा दिखाकर बालों का आभूषण लौटा दिया। चरण मंद मंद मुस्कुराया और उन दोनों आदमियों के साथ बाजार में और अंदर चला गया। वे तीनों उसके साथ चलते रहे और कई और चीजें खरीदते रहे। जब चरण के पास पैसे खत्म हो गए तो वह डू जियानजुन और उसके बेटे डू झेंगपेंग के साथ देखता रहा। डू जियानजुन को कई अच्छी चीजें पसंद आईं, ज्यादातर प्राचीन वस्तुओं की दुकानों में। चरण उसके साथ एक दौरे पर गया और 2-3 असली चीजें खरीद लीं। एक दोपहर जल्दी ही बीत गई और समूह को बहुत लाभ हुआ। जब तक वे डू परिवार के पास लौटे, शाम के लगभग 5 बज चुके थे। डू जियानजुन और डू झेंगपेंग ने चरण को वहां छोड़ा और फिर वहां से चले गए। डू जियानजुन वापस जाकर अपने पुराने दोस्तों को अपनी अर्जित प्राचीन वस्तुएं दिखाने के लिए उत्सुक था। सर्दी का मौसम कड़ा था। 5 बजते बजते आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। ठंडी हवा चुभ रही थी और एक एक करके बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। चरण और प्रिया ने डू परिवार के साथ रात का खाना खाया और फिर सभी बैठक में बैठकर बातें करने लगे। इस दौरान चरण और वेनलिजुन ने भी अपने सहयोग को अंतिम रूप दिया। हालांकि नए साल के दौरान समय नहीं था। शाखा कारखाना खोलने की योजना को नए साल के बाद ही लागू किया जा सकता था। डू झेंगटिंग और वेनलिजुन के 3 बच्चों में से डू यांशु भविष्य में सेना में एक उत्कृष्ट व्यक्ति होगा जो ऊंचे पदों पर पहुंचने में सक्षम होगा। डू यानलिन एक उत्कृष्ट सर्जन था। प्रिया की बात करें तो वह फैशन डिजाइन से जुड़ी थी। वेनलिजुन एक व्यवसायी महिला थी और उनके और चरण के पास ऐसे कई विषय थे जिन पर वे साथ मिलकर चर्चा कर सकते थे। सभी लोग लगभग रात के 9 बजे तक बातें करते रहे। प्रिया को नींद आती देख चरण उसे वापस सुलाने के लिए ले गया। आंगन में बर्फ की एक पतली परत पहले ही गिर चुकी थी। चरण को डर था कि प्रिया फिसल सकती है, इसलिए उसने उसे धीरे धीरे चलने में मदद की। घर लौटने पर तुरंत काफी गर्मी महसूस हुई। बीजिंग में बाहर का तापमान वाकई कम था, लेकिन अंडर फ्लोर हीटिंग की वजह से घर में सचमुच गर्मी थी। नहाने के बाद चरण और प्रिया मुलायम सिमंस बेड पर लेट गए। प्रिया ने अपना सिर चरण की बांह पर टिका दिया, आंखें बंद कर लीं और उसकी बाहों में सिमट गई। चरण ने उसके पेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि वह पहले से ही थोड़ा उभरा हुआ था। सर्दियों में ढीले और मोटे कपड़े पहनने के कारण उसके शरीर में आया बदलाव बाहर से नजर नहीं आ रहा था। आमतौर पर जो लोग नहीं जानते थे वे यह नहीं बता पाते कि प्रिया गर्भवती है। पत्नी, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया है, चरण ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे लग रहा है कि हाल ही में मेरी कमर थोड़ी मोटी हो गई है और मेरी पुरानी पैंट थोड़ी टाइट हो गई है। प्रिया ने आंखें खोली और धीरे से कहा, तो हम नई पैंट खरीद लेंगे। हम उन्हें मेरी पत्नी और बच्चे को तंग नहीं करने दे सकते। चरण उसके पेट पर हल्के से हाथ फेरा और धीरे से बोला, माँ ने आज ही मेरे लिए कुछ ढीले ढाले खरीदे हैं, इसलिए मुझे अभी और खरीदने की जरूरत नहीं है। बीवी, मुझे अभी तुम्हारा पेट उछलता हुआ महसूस हुआ। चरण ने अचानक आश्चर्य से प्रिया की तरफ देखा। प्रिया भी हैरान और उत्साहित थी। पतिदेव, क्या आपको लगता है कि यह भ्रूण की हलचल है? डॉक्टर ने कहा था कि गर्भावस्था के 3-4 महीने बाद आपको बच्चे की हलचल महसूस होने लगेगी। ये फिर से हिल गया। चरण आश्चर्य से बोला। उसने रजाई उठाई, प्रिया के चिकने गोरे पेट को अविश्वास से देखते हुए। मैंने भी महसूस किया। प्रिया की आंखें चमक उठी। ये वाकई अद्भुत है। चरण को भी यह अविश्वसनीय रूप से जादुई लगा। उसने उसे कुछ और बार छुआ, लेकिन फिर से बच्चे की हलचल महसूस नहीं हुई, जिससे वह थोड़ा निराश हुआ। ये देखकर प्रिया ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, बच्चा अभी छोटा है, यह इधर उधर नहीं हिलेगा। ये सच है। चरण ने सहमति में सिर हिलाया। उसने रजाई वापस उन पर खींच ली। उसकी नज़र प्रिया पर टिकी थी। पत्नी, मैंने डॉक्टर को कहते सुना कि 3 महीने की गर्भावस्था के बाद अंतरंग होना ठीक है। प्रिया को लगा कि उसकी निगाहें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और उसने सहज ही अपने सीने को अपने हाथ से ढांक लिया। चरण, तुम मम्फ अच्छा रहो, मैं थोड़ा नर्म रहूंगा। चरण ने उसके होंठों को चूमा, उसके कान में फुसफुसाया।
प्रिया को बस उसके चुंबनों की बारिश महसूस हुई जो उसके पूरे शरीर पर घनीभूत हो रही थी। ममटिल्डर एक मनमोहक कराह अनजाने में कमरे में गूंज उठी, जैसे ही युगल एक लंबे समय से प्रतीक्षित अंतरंग खेल में व्यस्त हो गए। एक कम रोमांचक लड़ाई शुरू हुई। रात गहरी थी और हवा ठंडी थी, लेकिन कमरे के अंदर बसंत का नज़ारा खिल उठा। 12वें चंद्र मास के 28वें दिन चिपचिपे चावल के केक बनाए जाते हैं, उबले हुए बन तैयार किए जाते हैं और कागज से कटी सजावट लगाई जाती है। चीनी लोक रीति रिवाजों के अनुसार 12वें चंद्र मास के 28वें दिन तक परिवार किण्वित उबले हुए बंस तैयार करते हैं, क्योंकि हर घर को नए साल के लिए मुख्य भोजन तैयार करना होता है। वेन लिजुन प्रिया को रसोई में ले गए ताकि वह परिवार की नानी को बंस पकाने में मदद कर सके। दूसरी ओर चरण अपने दोनों भाइयों के साथ द्वार देवता और नए साल के चित्र लगाने गए। पुराने को अलविदा कहने और नए का स्वागत करने के लिए आज उन्हें दरवाजों से पुराने नए साल के चित्र हटाकर नए लगाने थे। उन्हें लाल लालटेन जैसी कुछ उत्सव की चीजें भी लगानी थीं। डू परिवार उत्सव के माहौल को बहुत महत्व देता था, इसलिए ऐसे काम अगर वे खुद कर सकते थे तो घर के नौकरों से नहीं करवाते थे। इसी समय चरण अपने दोनों साले के निर्देशों का पालन करते हुए सीढ़ी पर खड़ा हो गया और नए साल की पेंटिंग्स लगाने लगा। अरे ये टेढ़ी है, बस थोड़ी सी दाईं ओर। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही। डू यानशु ने नीचे से चरण को निर्देश दिया। वह बेहद खुश दिख रहा था। इस बीच डू यानलिन ने चरण को सीढ़ी को फिसलने से बचाने के लिए उसे स्थिर रखने में मदद की। आखिरकार कल रात हल्की बर्फबारी हुई थी और आंगन थोड़ा फिसलन भरा था। चरण सीढ़ी पर खड़ा हुआ और सबसे पहले दरवाजे के ऊपर क्षैतिज स्क्रॉल चिपका दिया। उन्होंने पेस्ट लगाया जिससे नए साल की पेंटिंग्स अब बहुत मजबूत हो गईं। एक बार सूख जाने पर हवा उन्हें उड़ा नहीं पाएगी। बेशक पिछले साल की पुरानी नए साल की पेंटिंग्स को हटाना भी बहुत आसान नहीं था। दरवाजे का ऊपरी हिस्सा तैयार हो जाने के बाद वह सीढ़ी से नीचे आकर दोनों बड़े दरवाजे चिपका सकता था। चरण सीढ़ी से नीचे उतरा और नए साल की पेंटिंग्स लगाना जारी रखा। डू परिवार के पास बड़े छोटे कई दरवाजे थे। तीनों ने नए साल की पेंटिंग्स लगाने का काम पूरा करने से पहले 1 घंटे से ज्यादा समय तक काम किया। तब तक रसोई से एक मीठी सुगंध आ रही थी। बड़े भाई, दूसरे भाई, चरण जल्दी आओ और नए साल के केक और खजूर के बन खाओ। प्रिया की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चरण और बाकी लोग काफी देर से व्यस्त थे। मीठी सुगंध सूंघकर उन्हें सचमुच थोड़ी भूख लगाई थी, इसलिए उसकी पुकार सुनते ही वे जल्दी से रसोई की ओर दौड़ पड़े। ताज़े बने नए साल के केक और बेर के उबले हुए बन गर्मागर्म थे। चरण, डू यानलिन और डू यानशु ने हाथ धोए और गर्मी की परवाह किए बिना हर निवाले के साथ सांस छोड़ते हुए खाना खाया। नए साल के केक नर्म, लचीले और चबाने में हल्के, मीठे स्वाद वाले थे, जबकि बेर के उबले हुए बन नर्म, चिपचिपे और मीठे थे, जिनमें बेर की तेज सुगंध थी। जैसे जैसे सभी खाते और बातें करते गए, रसोई हंसी और बकबक से भर गई। अगले 2 दिनों तक घर पर सभी लोग खाने पीने की चीजें बनाने में व्यस्त रहे और चरण ने अपने उत्कृष्ट पाक कौशल से इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जल्द ही नए साल की पूर्व संध्या आ गई। नए साल की पूर्व संध्या का खाना खाने के बाद घर के बुजुर्ग लोग टीवी देखते और बातें करते रहे। युवा पीढ़ी आंगन में खेलने के लिए बाहर चली गई। बाहर पटाखे फूट रहे थे और बीजिंग के आसमान में आतिशबाजी खिल रही थी। डू परिवार ने भी ढेर सारे पटाखे, वज्र और आतिशबाजी खरीदी। चरण प्रिया के साथ खड़ा था और डू यानलिन, डू यानशु, डू यानफेंग और डू जियान को पटाखे और आतिशबाजी छोड़ते हुए देख रहा था। उसने प्रिया को अपने कान ढकने में मदद की। दोनों ने रात के आकाश में आतिशबाजी की प्रशंसा की। उनकी आंखें रंगीन रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। थोड़ी देर यार्ड में खेलने के बाद हर कोई अंदर गया और टीवी के सामने इकट्ठा हुआ, वसंत महोत्सव पर्व देखने के लिए तैयार। लिविंग रूम में सोफे पर बुजुर्गों ने कब्जा कर लिया था। डू जियांगो, डू झेंगटिंग, डू झेंगहुई, वेन लिजुन और तांग चुनयान, जबकि युवा पीढ़ी बैठने और देखने के लिए कुर्सियां और स्टूल लेकर आई थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वेन लिजुन और तांग चुनयान ने युवा पीढ़ी को लाल लिफाफे वितरित किए। लाल लिफाफे प्राप्त करने, स्वादिष्ट फल और नाश्ते खाने के साथ प्रिया टीवी देख रही थी। जब उसने देखा कि वेन लिजुन कुछ देर से बाहर गई थी और वापस नहीं लौटी, तो वह उठी और देखने के लिए आंगन में गई। उसने देखा कि वेन लिजुन आंगन में खड़ी थी, आसमान में तारों को देख रही थी, मानो किसी विचार में खोई हुई हो। माँ, क्या आप डू वेई के बारे में सोच रही हैं? प्रिया पास आए, हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर वेन लिजुन के कंधे पर रख दिया। वेन लिजुन ने मन ही मन सिर हिलाया। मुझे उससे चिढ़ है, मुझे उससे नफरत है, लेकिन मुझे उसकी चिंता भी है। हम इतने सालों तक साथ रहे, मुझे नहीं पता कि वह ये वसंतोत्सव अकेले कैसे बिताएगी। ये स्वाभाविक है माँ, आप रिश्तों को महत्व देने वाली इंसान हैं, इसलिए आप उसके बारे में सोचती हैं। प्रिया ने उसे धीरे से दिलासा दिया, चिंता मत करो, डू वेई एक मजबूत और बहादुर इंसान है, वह अपने दम पर अच्छी तरह जी सकती है। ठीक है, चलो अंदर चलें, बाहर ठंड है।
वेन लिजुन मुस्कुराए और सिर हिलाया, प्रिया का हाथ थामे, और माँ बेटी साथ साथ अंदर चली गईं। पिंग आन प्राइमरी स्कूल के शिक्षक छात्रावास में डू वेई खिड़की के पास झुकी, दूर आसमान में खिलते पटाखों को देख रही थी और बाहर पटाखों की आवाज़ सुन रही थी। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही दुख। डू परिवार को छोड़े उसे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। स्कूल में शिक्षकों के लिए आवंटित छात्रावास में रहते हुए वह बेघर नहीं थी। बाहर रात के आसमान को देखते हुए उसने बहुत सोचा। वह जानती थी कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, अब सब कुछ बस शुरुआती बिंदु पर लौट आया था। लेकिन भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसका दिल अभी भी थोड़ा खट्टा था। पिछले सालों में वसंत उत्सव हमेशा सबके साथ बिताया जाता था, इस साल वह अकेली थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के धब्बे न जाने कहाँ चुपचाप सूख गए थे। डू वेई ने एक गहरी सांस ली और उसके दिमाग में एक व्यक्ति की परछाई कौंध गई। बड़े भाई डू यानलिन। डू वेई को पहले से पता था कि वह डू परिवार की जैविक बेटी नहीं है और उसके मन में उसके लिए भावनाएं पैदा हो गई थीं। इस वसंतोत्सव में उसने डू परिवार के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर ढूंढने की योजना बनाई थी। लेकिन उसे अचानक पता चला कि वह असल में उसकी जैविक चचेरी बहन है। दरअसल उसे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए था, है ना, कि उसने अपनी पहचान उजागर होने से पहले उसके सामने अपनी बात नहीं रखी, वरना वह सचमुच एक मजाक बन जाती। अपनी असली पहचान जानने से डू वेई को अपनी स्थिति और भी बेहतर समझ में आई। डू परिवार के पालन पोषण के लिए उसके पास कोई ऋण नहीं था। वह बस यही कोशिश कर सकती थी कि उनके सामने न आए और उन्हें परेशान न करे। उसके हाथ पैर थे और एक पक्की नौकरी थी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। नए साल का दिन। प्रिया और चरण सुबह उठे, नए कपड़े और नए सूती जूते पहने, डू जियांगुओ और अन्य लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए। नया साल मुबारक हो दादाजी। नया साल मुबारक हो माँ और पिताजी। नया साल मुबारक हो चरण। तियान, आओ जल्दी से बैठो, पहले नाश्ता कर लेते हैं। वेन लिजुन मुस्कुराया और दोनों की तरफ हाथ हिलाया। सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद डू जेंगटिंग अपने दोनों बेटों को नए साल की बधाई देने के लिए बाहर ले जाने वाले थे। डू जियांगुओ आज नए साल की बधाई देने आए लोगों का स्वागत करने के लिए घर पर ही रुके थे। चरण और प्रिया के पास करने के लिए कुछ न होने के कारण वे घर पर आराम कर रहे थे। दिन जल्दी ही आराम से बीत गया। नए साल के दूसरे दिन रिश्तेदारों से मिलने का समय था। चूंकि चरण और प्रिया इस साल नया साल बीजिंग में मना रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी और उपहार देने थे। डू जेंगटिंग के साथ केवल उसका छोटा भाई डू जेंगहुई और उसकी छोटी बहन डू होंगेंग थे। हालांकि चूंकि डू होंगेंग अब डू परिवार का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उसे उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे चाचा डू जेंगहुई बगल के आंगन में रहते थे, इसलिए यह पास ही था। चरण और प्रिया ने उपहारों को वहां से हटा दिया, दूसरे चाचा और दूसरी चाची के साथ कुछ देर बातें की और फिर लौट आए। इसके बाद वेन लिजुन के मामा के रिश्तेदार थे। वेन लिजुन का एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें थीं, और उसके मामा के परिवार से उसकी माँ अभी भी जीवित थी। इस साल वेन लिजुन उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां रिश्तेदारों से मिलने ले गई। दादी चरण और प्रिया को देखकर बहुत खुश हुई और खिलखिलाकर हंस पड़ीं। वह इस साल लगभग 80 साल की हो गई थीं और उनके लगभग सभी दांत गिर चुके थे। सौभाग्य से उसके बेटे और बेटियां संतानोचित थे और उनके रहने की स्थिति अच्छी थी। वेन परिवार ने बीजिंग में एक कंपनी खोली जो लकड़ी और फर्नीचर उद्योग में कारोबार करती थी। वर्तमान में संभावनाएं अच्छी थीं। वेन लिजुन के बड़े भाई वेन मिंगचेन को पता चला कि चरण वेन लिजुन के साथ मिलकर एक डेली केमिकल फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं और वे भी निवेश करना चाहते हैं। चरण स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। व्यवसाय में अधिक पूंजी फैक्ट्री के अधिक विस्तार की अनुमति देती है। वेन लिजुन की 2 छोटी बहनों ने इसके बारे में सुना और वे भी इस मजे में शामिल होना चाहती थीं। कुछ चर्चा के बाद चरण ने इन वेन परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 10% हिस्सेदारी रखने की व्यवस्था की। उनके पास सबसे अधिक शेयर थे, 60%। वेन मिंगचेंग और उनकी 3 छोटी बहनों वेन लिजुन, वेन लिजुआन और वेन लिरोंग प्रत्येक ने येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री शाखा के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 200,000 युआन का योगदान दिया। कुल 800,000 युआन के साथ चरण को पैसे देने की भी जरूरत नहीं थी और बीजिंग में कारखाने की परिचालन पूंजी पर्याप्त से भी ज्यादा थी। इस पैसे से येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री का आकार निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा। वेन परिवार में रिश्तेदारों से मिलने जाना एक व्यावसायिक चर्चा में बदल गया। वेन मिंगचेंग की पत्नी लियुयान ने सभी को दोपहर के भोजन के लिए बुलाया, तभी वे रुके। नया साल है, चलो कुछ दिनों में इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आओ गर्मागर्म खाते हैं। वेन मिंगचेंग ने सभी का अभिवादन करते हुए दिल खोलकर हंसा। चरण, प्रिया और वे दोनों पास पास बैठे रहे और पूरे खाने के दौरान उसकी देखभाल करते रहे।
खाना खत्म होते होते दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे। खाने के बाद सभी ने काम की बातें छोड़ दी, बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए पारिवारिक मामलों पर बातचीत की। शाम 4 बजे के बाद वेन परिवार के साथ रहने के बाद वेन लिजुन प्रिया और चरण को विदा लेने और जाने के लिए ले गए। दादी, चाचा और चाची उन्हें कार तक छोड़ने गए। दादी, चाची और चाची सभी ने प्रिया को लाल लिफाफे दिए। वे मोटे थे और बिना देखे ही प्रिया समझ गई कि लाल लिफाफों में ढेर सारा पैसा है। घर लौटने पर शाम के 5 बज चुके थे। सभी लोग मुख्य आंगन के बैठक कक्ष में लौटे और देखा कि डू जियांगुओ और डू जेंगटिंग कमरे में बैठे हैं। दोनों नाखुश दिख रहे थे। क्या हुआ? वेन लिजुन दोनों को बेहतर समझ गया और उनके गंभीर चेहरे देखकर जल्दी से पूछा। लीबिन ने फोन करके बताया कि डू होंगयिंग सड़कों पर भटक रही थी। रात में उसे ठंड लग गई और उसे हेमिप्लेजिया के साथ स्ट्रोक आ गया। उसे अब एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, डू जेंगटिंग ने गहरी आवाज में कहा। वेन लिजुन इस खबर से स्तब्ध रह गया। चारन और तियान तियान भी थोड़े हैरान दिखे। क्या डू परिवार से निकाले जाने के बाद डू होंगयिंग वाकई इतनी दुखी थी? उसे अच्छी तरह से न पालने की गलती मेरी है। डू जियांगुओ मुख्य सीट पर बैठे, एक हाथ माथे पर रखते हुए धीरे से आह भरी। होंगयिंग हमेशा से बिगड़ रही है और उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। अब उसका ऐसा अंत होना शायद उसके लिए स्वर्ग की सजा है। इतने सालों से उसकी शादी हुई है, वह अपने पति के प्रति बेवफा और अनादरपूर्ण रही है और उसने अपने बेटे के प्रति कोई मात्र प्रेम नहीं दिखाया। अब जब वह इस हालत में है तो उसके पति और बेटा ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। पिताजी, अगर आपको उसके लिए बुरा लग रहा है तो उससे मिलने जाए। वेन लिजुन के मन में डू होंगयिंग के प्रति नाराजगी थी, लेकिन ये जानते हुए कि उसे अब हेमिप्लेजिया का दौरा पड़ गया है, उसे ज्यादा खुशी भी नहीं हुई। आखिरकार डू होंगयिंग डू जियांगुओ की जैविक बेटी और डू जेंगटिंग की जैविक छोटी बहन थी। खुद को उनकी जगह रख कर देखें तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन वेन लिजुन ये दिखावा भी नहीं कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं था। वह इतनी उदार नहीं हो सकती थी कि डू होंगयिंग को डू परिवार में वापस जाने दे। नहीं, डू जियांगुओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह दृढ़ इच्छाशक्ति वाली है, शायद वह नहीं चाहेगी कि हम उसे उसकी इस हालत में देखें। वेन लिजुन ने चुपचाप सिर हिलाया। वह बच्ची डू वेई अच्छी व्यवहार वाली और समझदार है। वह अपनी माँ ली जुन जैसी नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी तरफ से उससे मिलाओ। डू जियांगुओ ने आह भरी और फिर से बोली। जब वेन लिजुन ने उसे डू वेई का नाम लेते सुना तो उसकी आंखें भी थोड़ी लाल हो गईं। हालांकि डू वेई उसकी जैविक संतान नहीं थी, फिर भी उसके मन में उस व्यक्ति के लिए भावनाएं कैसे न हो जिसे उसने 20 साल से ज्यादा समय तक पाला था। वह असल में डू परिवार की संतान डू जेंगटिंग और वेन लिजुन की जैविक भतीजी मानी जाती थी। बस डू वेई ने आखिरकार तियान तियान की जगह ले ली थी। डू परिवार में वर्षों तक विलासिता और माता पिता के प्यार का आनंद लिया था। डू वेई के लिए बुरा महसूस करने से वेन लिजुन के मन में अपनी बेटी के प्रति कर्ज और अपराधबोध और गहरा हो जाएगा। माँ, सिस्टर वेई एक अच्छी इंसान हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। भले ही अब वो आपकी और पापा की बेटी न रही हो, फिर भी वो आपकी सगी भतीजी हैं। आपको जानबूझकर उनके साथ कोई सीमा तय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो जब भी समय मिले उनसे मिल लीजिए। तियान तियान ने देखा कि उसके परिवार में अभी भी डू वेई के लिए भावनाएं थीं और बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को सुनने के बाद उसने भी उन्होंने के एक शब्द के साथ कहा। एक अनाथ लड़की को भगा देना और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शायद परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। तियान तियान की भावनाओं का लिहाज करते हुए ही परिवार ने उदासीनता का नाटक किया। तियान तियान डू वेई को नापसंद नहीं करती थी, नहीं वह डू परिवार को डू वेई की देखभाल करने से रोकती थी। इसके अलावा डू वेई की पहचान अब स्पष्ट हो चुकी थी और वह अब डू परिवार की बेटी के रूप में परिवार में नहीं रहेगी। तियान तियान को उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि अगर परिवार डू वेई के साथ जुड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तियान तियान अपनी बेटी की बातें सुनकर वेन लिजुन का दिल भर आया। उसने हाथ बढ़ाकर तियान तियान का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, तियान तियान, शुक्रिया माँ। डू जियांगुओ की अपनी पोती की ओर निगाहें भी प्रशंसा से भरी थीं। उसकी पोती कृतज्ञता और नाराजगी के बीच साफ फर्क करती थी और वह खुले विचारों वाली और उदार थी। हालांकि वह बाहर पली बड़ी थी, उसका आचरण ईमानदार और दयालु था। वह एक अच्छी लड़की थी। बीजिंग के एक नर्सिंग होम में डू होंगयिंग व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसका मुंह टेढ़ा और आंखें विकृत थीं। उसका आधा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था। वह स्पष्ट रूप से वेई शब्द बुदबुदा रही थी और जब वह अपना मुंह खोलती तो उसकी लार उसकी ठुड्डी से नीचे टपकती। ली क्वानवेई पास ही बैठा एक सेब छील रहा था। उसे छीलने के बाद उसने उसे डू होंगयिंग के सामने लटका दिया। उसके स्वर में अफसोस था। कितनी शर्म की बात है माँ। डॉक्टर ने कहा है कि अब आप केवल तरल भोजन ही खा सकती हैं, इसलिए मुझे लगता है मुझे ये सेब खुद ही खाना पड़ेगा।
उसने सेब के बड़े बड़े टुकड़े खाए। उसकी नज़र डू होंगयिंग की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई थी। डू होंगयिंग उस पर गुस्सा थी, लेकिन अब वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बस इसी क्षण ली कुआनवेई का अपने प्रति रवैया देखकर उसके दिल में अफसोस की एक झलक उभरी। काश उसे पता होता तो उसे अपने बेटे ली कुआनवेई के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था, वरना उसकी यह हालत न होती। जब डू वेई फलों की टोकरी लेकर आया तो उसने देखा कि ली कुआनवेई आराम कुर्सी पर टेक लगाए बैठा है, जबकि डू होंगयिंग पास ही चुपचाप आंसू बहा रहा था। डू होंगयिंग को इस हालत में देखकर वह खुद को दुखी महसूस करने से नहीं रोक पाए। डू होंगयिंग ने कई गलत काम किए थे, लेकिन डू वेई को हमेशा उसकी चिंता रहती थी। पहले उसे समझ नहीं आता था कि उसकी मौसी डू होंगयिंग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती थी। जब भी वह अपने मायके जाती थी तो हमेशा उसके लिए ढेर सारी स्वादिष्ट चीज़ें और खिलौने लाती थीं। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अक्सर जूते, कपड़े और दूसरी चीज़ें भी भेजती थी, हमेशा उसकी भलाई की चिंता करती थी। डू वेई को पहले समझ नहीं आता था, लेकिन अब उसे वजह पता चल गई थी। क्योंकि डू होंगयिंग उसकी माँ थी, भले ही माँ और बेटी एक साथ नहीं रहती थी, फिर भी वह अक्सर उसकी देखभाल करती थी। जब उसे पहली बार उसकी पहचान का पता चला तो उसे डू होंगयिंग से चिढ़ हुई, उससे नफरत हुई। लेकिन अब जब उसे पता चला कि उसे हेमिप्लेजिया का दौरा पड़ा है तो डू वेई को उस पर केवल दया और सहानुभूति हुई। वह फलों की टोकरी लेकर आए और ली कुआनवेई ने उसे देखा, अपनी सीट से सीधा बैठ गया। तुम यहाँ क्यों हो? ली कुआनवेई का लहजा कुछ असभ्य था जब उसने पूछा। उसे डू वेई से थोड़ी जलन हो रही थी, क्योंकि इतने सालों में डू होंगयिंग का एकमात्र सच्चा प्रिय व्यक्ति डू वेई ही था। मैंने सुना था कि वह बीमार है, इसलिए मैं उसे देखने आया था। ली कुआनवेई की ओर डू वेई की नज़र भी कुछ जटिल थी। वे दोनों अब जैविक सौतेले भाई बहन थे, जिनकी माँ एक ही थी। पहले जब उसने सुना था कि ली कुआनवेई आलसी है और खुद पर ध्यान नहीं देता, तो उसके मन में कोई खास विचार नहीं आया था। अब डू वेई थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। डू होंगयिंग एक अच्छी माँ नहीं थी, इसलिए उन्होंने ली कुआनवेई को ऐसा होने दिया। आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ। ली कुआनवेई आराम कुर्सी से उठी और भावशून्य भाव से बाहर चली गईं। डू वेई 2 सेकंड के लिए रुकी, उनकी जाती हुई पीठ को देखते हुए, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई फलों की टोकरी मेज पर रख दी। वह डू होंगयिंग के पास गईं और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। वेई। डू होंगयिंग उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हुईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना नाम पुकारा और कोशिश करके अपना हाथ उठाया जो अभी भी हिल रहा था, मानो डू वेई को गले लगाना चाहती हूँ। डू वेई ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया है। डू होंगयिंग ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए कई अस्पष्ट आवाज़ें निकालीं, लेकिन उनके शब्द स्पष्ट थे और वह एक भी सुसंगत वाक्य नहीं बोल पाईं। उन्हें इस हालत में देखकर डू वेई को एक गहरा दुख हुआ। तुम्हें यहाँ अच्छी तरह ठीक हो जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मेरे पास नौकरी है और मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ। उसने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम अपनी गलतियों का सामना कर पाओगी, अपनी गलतियों को स्वीकार करोगी और पश्चाताप करोगी। जब वह समय आएगा तो मैं तुम्हें माँ कहने और फिर से तुम्हारी बेटी बनने को तैयार हूँ। ओह, आ। डू होंगयिंग ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह डू वेई से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी बोल नहीं पा रही थी। बस इसी पल अपनी बेटी की निंदा भरी निगाहों को महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई बहुत बुरा किया है। इतना बुरा कि सबने उसे छोड़ दिया और सब उससे नफरत करने लगे। डू वेई ने डू होंगयिंग को देखा और उठकर वार्ड से बाहर चली गई। जब वह सेनेटोरियम की इमारत के सामने खुली जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि ली कुआनवेई जमीन पर उकड़ू बैठा है, एक टहनी पकड़े हुए चींटी के घोंसले में छेद कर रहा है। उसने कुछ सेकंड तक देखा, फिर ली कुआनवेई ने अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या तुमने देखना बंद कर दिया? हाँ, डू वेई ने ली कुआनवेई के निष्क्रिय रूप को देखते हुए उत्तर दिया। वह उसे सलाह दिए बिना नहीं रह सकी, तुम अभी छोटे हो। अगर तुम पढ़ाई जारी रखना चाहते हो तो बेहतर है कि ज़्यादा समय बर्बाद न करो। मेरी माँ को मेरी परवाह ही नहीं है, तो तुम्हें मुझे क्या करने का निर्देश देने का क्या अधिकार है? ली कुआनवेई ने अपने हाथ से टहनी फेंक दी और आंखें लाल करके खड़ा हो गया। डू वेई, तुम मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ये कहते हुए डू वेई की आवाज़ में दृढ़ता नहीं थी। आखिरकार उसे हाल ही में पता चला था कि ली कुआनवेई उसका सगा भाई है, और इससे पहले उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। क्या ऐसा है? ली कुआनवेई ने ठंडी आवाज़ में कहा, ठीक है, चूंकि तुम मुझे बताना ही चाहती हो कि क्या करना है, तो बीच में हार मत मानो। डू वेई, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? डू वेई ने उसे चुपके से अपनी ओर देखते हुए देखा, मानो किसी उम्मीद से। उसका दिल थोड़ा दुखा और शायद वह ली कुआनवेई के मन की बात समझ गई थी। सब कहते थे कि वह एक बुरा बच्चा है, बगावत करने वाला, आलसी और गुस्सैल।
लेकिन वह सिर्फ 20 साल का था और एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन से ही प्यार नहीं मिला था। डू होंगवेंग उसकी परवाह नहीं करती थी और ली बिन काम में व्यस्त रहता था, अक्सर जल्दी निकल जाता और देर से लौटता था। ली क्वानवेई को अपने परिवार की देखभाल, अनुशासन और साथ की कमी महसूस हो रही थी। अंदर ही अंदर वह चाहता था कि कोई परिवार का सदस्य उसकी देखभाल और अनुशासन करे। ठीक है, अगर अब से तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, उसने ली क्वानवेई की तरफ सूंघते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद है कि तुमने हाई स्कूल का तीसरा साल पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वापस जाओ और इसे पूरा करो। मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाऊंगी और अब से तुम्हारे ग्रेड पर नजर रखूंगी। ठीक है, तुमने कह दिया, ये तय है। डू वेई, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। ली क्वानवेई की आंखें भी लाल हो गईं क्योंकि वह दबी हुई आवाज में बोल रहा था। डू वेई ने उस पर मुस्कुराया, हाथ हिलाया और कहा, मैं वर्तमान में पिंगान एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रही हूँ और स्कूल के छात्रावास में रह रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो, छोटे भाई। छोटा भाई। जब ली क्वानवेई ने उसे छोटा भाई कहते सुना तो उसकी आंखें भर आई और वह लगभग आंसू बहा रहा था। समझ गया, वह कर्कश आवाज में चिल्लाया, मुड़ा और बोला, जल्दी करो और जाओ, तुम बहुत लंबी बातें कर रहे हो। डू वेई उसके अजीब व्यवहार पर हंसा, फिर मुड़ा और हल्के कदमों से चला गया। ली क्वानवेई ने उसके दूर चले जाने का इंतजार किया और फिर अपना सिर घुमाकर उसकी पीछे हटी हुई आकृति को देखा। बड़ी बहन, उसने धीरे से कहा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। जब डू वेई पिंगान प्राथमिक विद्यालय लौटी तो उसने मुख्य द्वार पर दो आकृतियां देखीं। उन्हें पहचानते ही उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वेई। जब वेन लिजुन ने उसे देखा तो उसने जल्दी से उसे पुकारा। उद्धरण चिन्ह। चाची। डू वेई का मुंह खुला और बंद हुआ, अंततः उसने धीरे से पुकारा। वेन लिजुन का दिल दुखा और वह आगे बढ़ी। उसने डू वेई को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम हाल ही में ठीक रही हो? डू वेई ने उसके स्वर में चिंता महसूस की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। यह अच्छी बात है। मैं आज तुम्हारे पिताजी के साथ, तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारे लिए कुछ सामान लाने आई थी, ना समझ बच्ची। तुम तो बिना सामान लिए ही चली गईं। वेन लिजुन ने डू जेंगटिंग के हाथ से सूटकेस लिया और डू वेई को दे दिया। डू वेई की आंखें बुरी तरह जल रही थीं, लगभग उसके नियंत्रण से बाहर। मुझे लगा था कि तुम मुझे अब और नहीं देखना चाहती। मुझे माफ करना, जो पहले हुआ था वह बीत चुका है। हम उसका जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। वेन लिजुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और उसे प्यार से देखते हुए कहा, तियान तुम्हें भी दोष नहीं देती वेई। हालांकि अब तुम हमारी बेटी नहीं रही, फिर भी तुम जेंगटिंग और मेरी भतीजी और अपने दादा की पोती हो। अगर तुम्हें कभी घर की याद आए तो अक्सर आकर हमसे मिलना। हाँ, जरूर आना। डू वेई का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपना चेहरा पोंछने के लिए ऊपर पहुंची और वेन लिजुन और डू जेंगटिंग को धन्यवाद देने के लिए गंभीरता से झुकी। धन्यवाद दादाजी, दादी चाची, धन्यवाद तियान। आप हमेशा मेरा परिवार रहेंगे। वेन लिजुन ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से आंसू पोंछे। कुछ और क्षणों के लिए डू वेई के साथ बातचीत करने के बाद वह और डू जेंगटिंग उठे और चले गए। डू वेई स्कूल के गेट पर खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने पहले सोचा था कि वह अकेली है, एक नाजायज बेटी जो रोशनी में दिखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी कई परिवार के सदस्य हैं जो उसकी देखभाल करते हैं, और एक खून का छोटा भाई। उसे सभी के योग्य बनने के लिए जीवन में और भी कठिन परिश्रम करना होगा। सूटकेस को छात्रावास की इमारत में वापस ले जाते हुए डू, हालांकि उसे नए साल पर ये उपहार नहीं मिले थे, फिर भी डू परिवार के बुजुर्गों ने उसके लिए ये उपहार तैयार किए थे। डू वेई का दिल गहराई से छू गया और उसके अंदर एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ये वाकई अद्भुत था। भले ही वह अब डू परिवार की बेटी नहीं थी, फिर भी उसके इतने सारे रिश्तेदार थे। नए साल के तीसरे और चौथे दिन के बाद चरण ने वेन परिवार के 4 भाई बहनों के साथ एक साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह फार्मूलों और मशीनरी के लिए जिम्मेदार था, जबकि वेन परिवार के बुजुर्ग फैक्ट्री की स्थापना के लिए बाकी तैयारी के काम के लिए जिम्मेदार थे। फैक्ट्री की जगह ढूंढना, कंपनी का पंजीकरण कराना, कच्चा माल खरीदना और मजदूरों व प्रबंधन कर्मियों की भर्ती जैसी चीजों की चरण को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने जियांग सिटी को फोन किया और ली लीकुन को नए साल के बाद ओवरटाइम काम करने के लिए कहा ताकि डेली केमिकल फैक्ट्री के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरणों का एक बैच तैयार किया जा सके। आखिरकार चीन में लीकुन मशीनरी फैक्ट्री से ज्यादा उन्नत मशीनरी वाली कोई फैक्ट्री नहीं मिल सकती थी। फोन करने के बाद चरण ने फार्मूलों को लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि बीजिंग का मौसम ठंडा था, लेकिन घर में अंडर फ्लोर हीटिंग की वजह से काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल भी ठंडे नहीं हुए।
वह मेज पर झुककर फॉर्मूले और निर्माण प्रक्रियाएं लिख रहा था, जबकि प्रिया अंगूर छीलकर उसे खिला रही थी। दंपत्ति स्नेह से भरपूर थे और चरण का दिल खुशी से भर गया। त्वचा की देखभाल के उत्पाद, दैनिक रासायनिक उत्पाद और कॉस्मेटिक मेकअप अच्छे व्यवसाय थे और बहुत लाभदायक भी। चरण कंजूस नहीं था। इस बार उसने कई अलग अलग त्वचा की देखभाल और कॉस्मेटिक फॉर्मूले निकाले और येरेन डेली केमिकल की प्रतिष्ठा को और मजबूत करने का प्रयास किया। उसने 2 दिनों के लिए खुद को एकांत में रखा और फॉर्मूला विश्वकोश की एक मोटी किताब लिखी। जब उसने नोटबुक वेन लिजुन को दी तो वह दंग रह गई। चरण, क्या हमारे येरेन डेली केमिकल के पास इतने सारे गुप्त उत्पाद फॉर्मूले हैं? उसने खुद चरण द्वारा दिए गए त्वचा देखभाल उत्पादों, शैम्पू और शॉवर जेल का इस्तेमाल किया था और उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्रभावी पाया था। कम से कम वर्तमान में कोई भी घरेलू उत्पाद प्रभावशीलता में उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चरण के पास इतने सारे फॉर्मूले होंगे। हाँ, और भी बहुत कुछ है। मैं भविष्य में उन्हें धीरे धीरे लिखूंगा और हमारी फैक्ट्री धीरे धीरे नए उत्पाद जोड़ेगी। चरण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हम सचमुच पैसा कमाने के हकदार हैं। वेन लिजुन इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह बेहद उत्साहित महसूस कर रही थी। उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि बीजिंग स्थित येरेन डेली केमिकल शाखा के कारखाने में उत्पादन शुरू होते ही ये उत्पाद बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाएंगे। वेन परिवार के चारों भाई बहन बेहद कुशल थे। उन्होंने नए साल के छठे दिन से ही कारखाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें एक उपयुक्त कारखाना स्थल मिल गया, वर्कशॉप किराए पर ले ली और येरेन डेली केमिकल के लिए एक शाखा कंपनी पंजीकृत करा ली। इसके बाद उन्हें बस जियांग शहर स्थित लिकुन मशीनरी फैक्ट्री का इंतजार करना था ताकि कॉस्मेटिक उत्पादन की मशीनरी और उपकरण पहुंच सकें। एक बार मजदूरों को काम पर रख लिया गया और कच्चा माल खरीद लिया गया तो वे सैंपलिंग और उत्पादन शुरू कर सकते थे। चारण को इन मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह अपना दिन तियान तियान के साथ ब्लूप्रिंट बनाते और उपन्यास लिखते हुए बिताता था। घर में गर्मी थी, इसलिए वह और तियान तियान शायद ही कभी बाहर जाते थे। इस समय चारण और तियान तियान कमरे में बैठे थे और तियान तियान द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों के फायदे और नुकसान बता रहे थे। पत्नी, देखो, इस पोशाक का डिजाइन बहुत सुंदर है, लेकिन अगर इस नेकलाइन को वी नेक में बदल दिया जाए तो क्या होगा? क्या कुल मिलाकर प्रभाव बेहतर होगा? चारण ने तियान तियान द्वारा डिजाइन की गई एक पोशाक की ओर इशारा करते हुए अपना सुझाव दिया। तियान तियान ने जो ड्रेस बनाई थी वह एक फिटेड स्टाइल की थी, जो एक महिला के कामुक और सुरुचिपूर्ण पक्ष को उजागर करती। हालांकि तियान तियान ने इसे एक रफल बेबी कॉलर के साथ डिजाइन किया था। देखने में ये थोड़ा विरोधाभासी था। ये सच में है। अब जब आपने इसका जिक्र किया है पति, मुझे अचानक लग रहा है कि नेकलाइन कितनी अचानक है। तियान तियान ने चरण की तरफ जीभ निकाली, जल्दी से अपनी स्केचबुक उठाए और उसे संशोधित करने लगी। चरण ने उसे देखा क्योंकि वह गंभीरता से डिजाइन के मसौदे में संशोधन कर रही थी। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। वास्तव में तियान तियान ने तेजी से प्रगति की थी। उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होते देखकर चरण को उपलब्धि का एहसास हुआ। वह अपनी ठुड्डी को हाथ से सहारा देकर तियान तियान को डिजाइन के मसौदे में संशोधन करते हुए देख रहा था। तभी डू यानलिन चरण को ढूंढने आया। चरण और तियान तियान खड़े हो गए और उसे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया। चरण, मैंने सुना है कि तुम कई तरह की मशीनें और उपकरण डिजाइन कर सकते हो। तुम चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों के बारे में कितना जानते हो? डू यानलिन के कमरे में बैठते ही उसने सीधे पूछा। चरण थोड़ा चौंका, फिर विनम्रता से बोला, मुझे थोड़ा बहुत पता है। चरण की बात सुनकर डू यानलिन अचानक हंस पड़ा। जब तुम थोड़ा थोड़ा कहते हो तो शायद इसका मतलब है कि तुम बहुत कुशल हो। चरण, मुझे अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों और औजारों का एक बैच खरीदना है। मेरे साथ आओ, मुझे इस क्षेत्र की बहुत गहरी समझ नहीं है। डू यानलिन कम उम्र में ही बीजिंग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में सर्जरी प्रमुख के पद पर पदोन्नत हो गए थे और उनकी शल्य चिकित्सा कौशल प्रभावशाली थे। अस्पताल का नेतृत्व उन्हें बहुत महत्व देता था और उनके पोषण और पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करता था। हम उन्हें कहाँ से खरीदेंगे? क्या हमें किसी दूसरे प्रांत या शहर जाना होगा? चारण ने चिंता से पूछा। तियान तियान यहाँ था और वह अपनी पत्नी को बहुत दूर नहीं छोड़ना चाहता था। यह ज्यादा दूर नहीं है, बस यही बीजिंग में है। हम उसी दिन जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उसके विचारों को समझते हुए डू यानलिन ने जल्दी से कहा। चारण ने सिर हिलाया, तो कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं आपके साथ चलूंगा। अच्छा, डू यानलिन मुस्कुराया और सिर हिलाया, तो कल सुबह हम बोवेन बायोमेडिकल कंपनी जाएंगे। बोवेन बायोमेडिकल कंपनी ये बाद की पीढ़ियों में एक बहुत बड़ी चिकित्सा कंपनी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस समय पहले से ही विकसित हो रही होगी। चारण की आंखों में एक विचारशील भाव था। शायद वह इस अवसर का लाभ उठाकर चिकित्सा उद्योग में प्रवेश कर सके। उसने अपने मन में आए विचार को कुछ देर के लिए दबा दिया और डू यानलिन के साथ बोवेन बायोमेडिकल की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
आधे घंटे से ज्यादा बातचीत करने के बाद डू यानलिन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन सबके साथ नाश्ता करने के बाद चरण और डू यानलिन डू परिवार के साथ कार से रवाना हुए। वे बीजिंग स्थित बोवेन बायोमेडिकल कंपनी जा रहे थे। ड्राइवर के अलावा उनके साथ हुआंग यान नाम का एक क्रय निदेशक भी था। रास्ते में वे दोनों कभी कभार बातें करते रहे। 1 घंटे बाद कार बोवेन बायोमेडिकल कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंची। अपने संबंधित दस्तावेज दिखाने और अपना उद्देश्य बताने के बाद उन्हें जल्दी से स्वागत कक्ष में ले जाया गया। बोवेन बायोमेडिकल के प्रबंधक गु चेन ने स्वागत कक्ष में उनका स्वागत किया। चाय परोसी जाने के बाद डू यानलिन ने सीधे कहा, प्रबंधक गु चेन, हमने सुना है कि आपकी कंपनी ने हाल ही में विदेशों से कई उन्नत चिकित्सा उपकरण आयात किए हैं। क्या आप हमें इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? जरूर, निदेशक डू यानलिन, इस बार हमने विदेश से जो चिकित्सा उपकरण और यंत्र आयात किए हैं उनमें अल्ट्रासोनिक नेब्यूलाइजर, एक्सरे मशीनें, ड्रम डर्मेटो, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव एनास्टोमोसिस, लेरिंजियल सक्शन ट्यूब, यूरेथ्रोस्कोप आदि शामिल हैं। ये चिकित्सा उपकरण ज़्यादा उन्नत हैं और अस्पतालों को मरीजों की जांच और इलाज में बेहतर मदद कर सकते हैं। प्रबंधक गु चेन ने वाक्पटुता से बात की और सभी को हर उपकरण और उपकरण के फायदे और कीमतें स्पष्ट रूप से समझाईं। डू यानलिन खुद एक सर्जन थे और ऑपरेशन के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करना पड़ा। मैनेजर गु चेन की बातें सुनकर उन्हें लगा कि उपकरणों और यंत्रों का ये समूह बहुत प्रभावशाली है। उनके बगल में बैठे हुआंग यान ने भी बार बार सिर हिलाया। केवल चरण ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। विदेशी चिकित्सा उपकरण और यंत्र वास्तव में घरेलू उपकरणों से ज्यादा उन्नत थे, लेकिन कीमतें बेहद महंगी थीं। शायद देश में कुछ ही अस्पताल इन उपकरणों और यंत्रों से खुद को लैस कर पाएंगे। चरण, इन चिकित्सा उपकरणों के बारे में आपकी क्या राय है? डू यानलिन ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए चरण से पूछा। क्या अस्पताल को इन उपकरणों और यंत्रों की तत्काल आवश्यकता है? चरण ने भी धीरे से उससे पूछा। यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्नत उपकरण और यंत्र होने से चिकित्सा कर्मचारियों पर बोझ काफ़ी कम हो सकता है और मरीजों की जांच और इलाज में मदद मिल सकती है। डू यानलिन ने सच्चाई से जवाब दिया। चरण ने एक पल सोचा और एक सुझाव दिया, अगर आपको इनका इस्तेमाल करने की जल्दी है तो अभी इस्तेमाल के लिए एक बैच खरीद लीजिए। मैं उनके बताए गए उपकरणों से भी ज़्यादा उन्नत चिकित्सा उपकरण और यंत्र बना सकता हूं, लेकिन इसमें समय लगेगा। उनकी बात सुनकर डू यानलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे चरण पर शक नहीं था। आखिरकार चरण को उसके सामने झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डू यानलिन ने खुद को संभाला, हुआंग यान के कान में फुसफुसाकर कुछ बातें कहीं और पहले कुछ ज़रूरी उपकरण और सामग्री खरीदने का फैसला किया। मैनेजर गु चेन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चरण बोला, मैनेजर गु चेन, क्या आपकी बोवेन बायोमेडिकल कंपनी के मालिक यहाँ हैं? मेरे पास एक व्यापारिक सौदा है जिस पर मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मैनेजर गु चेन ने विनम्रता से कहा, अगर आप हमारी कंपनी से चिकित्सा उपकरण खरीदना चाहते हैं तो मैं सारे फैसले ले सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं आपके बोवेन बायोमेडिकल के 45% शेयरों के लिए बातचीत करना चाहता हूं तो क्या होगा? चरण सोफे पर पीछे झुक गया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या? मैनेजर गु चेन को लगा कि उसने गलत सुना है। उसने आश्चर्य से चरण की ओर देखा। चरण के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मेरे पास चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट हैं जो विदेशों से आयात किए जाने वाले उपकरणों से भी अधिक उन्नत हैं, साथ ही विस्तृत उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं भी हैं। इसके अलावा मेरे पास रोगसूचक उपचार के लिए कई प्रभावी नुस्खे और गुप्त सूत्र भी हैं। यदि आप मेरे साथ सहयोग करते हैं तो भविष्य में आपके बोवेन बायोमेडिकल द्वारा उत्पादित चिकित्सा उपकरण और दवाएं दुनिया भर में सनसनी पैदा करेंगी। प्रबंधक गु चेन ने चरण की सावधानीपूर्वक जांच की। उसकी आत्मविश्वास भरी अभिव्यक्ति को देखकर वह निश्चित था कि क्या वह शेख ही बघार रहा था या वास्तव में ऐसा आत्मविश्वास था। 2 सेकंड की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने धीरे से कहा, श्री चरण, चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं तो आप खाली शब्द नहीं बोल रहे होंगे। क्या आपके पास ऐसा सबूत है जो मुझे आश्वस्त कर सके?